अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 211। पारस न्यूयॉर्क पहुंच गया। जब लगेज हॉल से अपना सामान लेकर निकला तो आला बीबी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मुस्कुराकर दोनों बाहें फैला दी। पारस आगे बढ़कर उसके गले लग गया। आला बीबी ने उसकी पेशानी चूमकर कहा, मैं जानती हूँ मेरा बेटा सिर्फ ज़रूरी बातें पसंद करता है। आओ हम गाड़ी में बैठकर बातें करेंगे। वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आए, एक कार की पिछली सीट पर बैठ गए। कार आगे बढ़ गई। अगली सीट पर आला बीबी के दो मातियत बैठे हुए थे। उनमें से एक कार ड्राइव कर रहा था। वो पारस से कुछ कहना चाहती थी। उसी वक्त ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। डैशबोर्ड में लगा हुआ एक सुरख बटन कभी जल रहा था कभी बुझ रहा था। उसकी मातियत ने डैशबोर्ड के हुक से माइक निकालकर फिर एक बटन दबाकर पूछा, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी बोल? दूसरी तरफ से जवाब मिला, यस सर, यस सर, वी आर रीचिंग इन एन आवर विद 2 बैग्स फुल। जी हाँ जनाब, हम उनसे भरे हुए 2 बैग लेकर 1 घंटे के अंदर पहुंच रहे हैं। उनकी मुख्तसर से गुफ्तगू खत्म हो गई। पारस ने कहा, अच्छा तो वो दोनों सिलेक्शन ऑफिसर हमारे हाथ लग गए हैं। आला बीबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ इंशाल्लाह वो 1 घंटे के अंदर हमारे सामने होंगे। क्या उनसे राज उगलवाने की कोई तदबीर तुम्हारे जहन में है? जब तक मैं उन सिलेक्शन ऑफिसर्स को नहीं देखूंगा, उनके मजाज को नहीं समझूंगा, कोई तदबीर दिमाग में नहीं आएगी। ये तो मैं बता चुकी हूँ, वो सिगरेट और शराब नहीं पीते। दोनों बहुत रिजर्व रहते हैं। अपने बराबर के अफसरों से भी कम बोलती हैं। किसी अजनबी से बात करना तो दूर की बात है, उसे देखना भी गवारा नहीं करते। यूं हकीकत से मुंह फेरते हैं जैसे थूक कर जा रहे हों। पारस ने कहा, जो लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं वो ऊपर से रिजर्व होते हैं। ख्वामखा खुद को बरतर और दूसरों को कमतर समझते हैं। उनके सामने गुस्से और नफरत का इजहार करते हैं ताकि ऊपर से पत्थर जैसे नजर आएं और कोई इस पत्थर को तोड़कर उनके अंदर की कमजोरी ना देख सकें। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं। हम उनके अंदर की कमजोरी मालूम करके उनसे राज उगलवा सकते हैं, लेकिन अंदर तक पहुंचने के लिए टेलीपैथी का इल्म लाजमी है। मैं नहीं मानता। आप लोगों को एक अरसे से मामा और पापा के साथ रहकर टेलीपैथी की आदत सी हो गई है। तुम्हारी बात एक हद तक दुरुस्त है, हम हर मामले में टेलीपैथी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, जो काम पलक झपकते हो जाता है उसके लिए कई घंटे और कई दिन ज़ाया करना कौन सी दानिशमंदी है। मैं इतना समझता हूँ, दूसरों का सहारा लेने से अपनी सलाहियतों को जंग लग जाता है। पापा और मामा कभी हमसे गाफिल हो सकती हैं, कभी गहरी नींद सो सकती हैं। ऐसे वक्त हम पर कोई ऐसी आजमाइशी घड़ी आ जाए कि वहां से निकलने के लिए सिर्फ जहानत पर भरोसा करना पड़े। जबकि हमें टेलीपैथी के सहारे की आदत हो गई है और दिमाग काम ना करता हो, तब हम यही सोचेंगे ना कि तकदीर में जो लिखा था वो पूरा हो गया। फिलहाल आप ये मालूम करें, उन 2 अफसरान को बेहोश करके लाया जा रहा है या किसी चालाकी से ट्रैप किया जा रहा है या उन्हें गन पॉइंट पर मजबूर किया गया है। सामने बैठे हुए शख्स ने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम किया, फिर अपने साथी से यही सवाल किया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, दोनों को गन पॉइंट पर ला रहे हैं, सीधी तरह आना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। ट्रांसमीटर से राब्ता खत्म होने के बाद पारस ने कहा, इसका मतलब है उन्हें जिंदगी बहुत अजीज है, वो मौत से डरते हैं, लिहाजा उन्हें डरा धमका कर ही राज उगलवाया जा सकता है। वो एक बंगले में पहुंचे। पारस ने अंदर आकर वहां के एक एक कमरे को देखा, फिर कहा, जब वो अफसर यहां लाए जाएंगे तो मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। आप ऐसा करें कि उन दोनों को इस कमरे में रखें, फिर एक अफसर को दूसरे कमरे में ले जाकर उससे राज उगलवाने की कोशिश करें। मैं इन खिड़कियों के पर्दे हटाकर उन्हें देखता रहूंगा, फिर जो बात समझ में आए उस पर अमल करूंगा। वो आला बीबी के साथ एक डाइनिंग रूम में आया, उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। आधे घंटे बाद इतला मिली, वो 2 अफसरान को ले आए हैं और उन्हें एक कमरे में बिठाया गया है। आला बीबी ने पारस के पास से जाते हुए अपने मातियतों से कहा, उनमें से एक को दूसरे कमरे में ले आओ। थोड़ी देर बाद पारस उस दूसरे कमरे की खिड़की के पास आया। पर्दे को जरा सा सिरका कर देखा। एक उधेड़ उम्र का शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। आला बीबी का एक मातियत उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर झटका देते हुए पूछ रहा था, उन अफसरों के नाम बताओ जो ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वह तकलीफ से कराते हुए कह रहा था, मैं नहीं जानता, मैं किसी ट्रांसफार्मर मशीन के मुतल्लिक नहीं जानता, मैं एक मामूली सा सरकारी अफसर हूँ। आला बीबी ने कहा, हम तुम्हारे मुतल्लिक बहुत कुछ जानते हैं। तुम सिलेक्शन बोर्ड के उन मेंबरान में से हो जो इस खुफिया अड्डे के अफसरान और स्टाफ का इंतखाब करते हैं। तुम्हें उन सब के नाम और पते मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम लोगों ने हमें अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर हम 1 घंटे तक अपने घर या दफ्तर ना पहुंचे तो बड़े पैमाने पर हमारी तलाश शुरू होगी और तुम सब कानून की गिरफ्त में आ जाओगे। हम 1 घंटे के अंदर ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर देंगे। अगर उन अफसरान के नाम और पते बता दोगे तो कल तक जिंदा अपने घर पहुंच जाओगे। हमारी बात ना मानने की सूरत में तुम्हारी मौत यकीनी है। तो फिर देर ना करो, मुझे मार डालो, मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। आला बीबी के मातियतों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, लेकिन वो बड़ा ढीठ था, जुबान नहीं खोल रहा था। पारस ने कमरे में आकर कहा,
इसे तीसरे कमरे में ले जाओ और इसकी जुबान बंद रखो, ये कोई आवाज़ ना निकालने पाए। दो मातहतों ने उस अफसर को एक झटके से पकड़कर उठाया और उसे खींचते हुए तीसरे कमरे में ले गए। तीसरे कमरे में 3 खिड़कियां थीं। एक खिड़की दूसरे और तीसरे कमरे की दरमियानी दीवार में थी। उस खिड़की से दूसरे कमरे में झांककर सब कुछ देखा जा सकता था। दूसरी खिड़की एक कॉरिडोर में खुलती थी और तीसरी खिड़की बाहर बागीचे की तरफ। उस अफसर ने खिड़की से बाहर का मंजर देखते ही चीखना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एक मातहत ने रिवॉल्वर का दस्ता उसकी पेशानी पर दे मारा। वो एकदम से लड़खड़ाया, उसके दीदे फैले, ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वह लड़खड़ाकर नीचे गिरा और दीवार से टेक लगाकर बैठे का बैठा रह गया। आला बीबी और पारस ने फौरन ही करीब आकर उसकी नब्ज देखी। दिल की धड़कन को महसूस किया तो पता चला वो मर चुका था। आला बीबी ने अपने मातहत से पूछा, ये तुमने क्या किया? इसे जिंदा रखना चाहिए था। मादाम, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये एक ही ज़रब से मर जाएगा। पारस ने कहा, जो हो चुका है उस पर बहस करके वक्त ज़ाया ना करो, दूसरे आदमी को ले आओ। उस दूसरे अफसर को उसी कमरे में लाया गया जहां उस मुर्दा अफसर को बिठाया गया था। आला बीबी ने कहा, तुम्हारे साथी ने हमें उन अफसरान का नाम और पता बता दिया है जो ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अब हम तुमसे मालूम करना चाहते हैं कि उसने कहाँ तक दुरुस्त बताया है। अगर उसने बताया है तो ये उसकी बुजदिली है। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस सिलसिले में जुबान नहीं खोलूंगा। उसकी भी पिटाई होने लगी। एक मातहत ने कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए कहा, अगर तुमने जुबान ना खोली तो हम गोली मार देंगे। उसने जरा सहमकर रिवॉल्वर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरे साथी ने सब कुछ बता ही दिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? मैं जानता हूं उसने कुछ नहीं बताया है, मुझे अहमक ना समझो। अगर मैं मर जाऊंगा तो ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास और कोई जरिया नहीं रहेगा। पारस सुन रहा था और सोच रहा था, दोनों ही ढीठ हैं। एक अपनी ढिठाई दिखाकर मर गया, मगर दूसरा भी मर जाएगा तो उससे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उसने सोचते सोचते अचानक एक मातहत से रिवॉल्वर लेकर कहा, बस बहुत हो चुका, हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमने झूठ बोला था कि तुम्हारे साथी ने जुबान खोल लिया। नहीं, वो भी ढीठ है और मैं इसकी ढिठाई को हमेशा के लिए ख़त्म करता हूँ। ये कहते हुए वह तेजी से चलता हुआ तीसरे कमरे में आया। वो अफसर उसी तरह दीवार से टेक लगाए मुर्दा पड़ा हुआ था। उसने मुर्दे के गिरेबान को पकड़कर झिंझोड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें खामोश नहीं रहने दूंगा। अगर तुम जिद करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। चलो उठो। ये कहते उसने एक झटके से लाश को उठाया, फिर उसे उस खिड़की की सलाखों के पास लाकर खड़ा कर दिया जहां से दूसरे कमरे का मंजर दिखाई देता था। दूसरे कमरे में उसका साथी अफसर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे अपने साथी की पुश्त खिड़की की सलाखों से लगी हुई नजर आ रही थी। पारस ने उस मुर्दे के खुले हुए मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़ दी थी और कह रहा था, मैं 5 तक गिनता हूं। अगर तुमने जुबान ना खोली तो मैं गोली मार दूंगा। 1, बोलते हो या नहीं? 2, हमारे पास वक्त नहीं। 3, हमने तुम दोनों को अगवा किया है, लिहाजा तुम्हें सही सलामत वापस नहीं जाने देंगे। 4, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे ताकि कानून के मुहाफिज तुम्हारा ताकुब ना कर सकें। 5, बोलो बोलो, क्या नहीं बोलोगे? इसके साथ ही पारस ने ट्राइगर दबाया। ठाएं ठाएं 2 बार गोली चली, फिर उस लाश को छोड़ दिया। लाश खिड़की की सलाखों से फिसलती हुई धम से फर्श पर गिर पड़ी। पारस गुस्से में तेजी से चलता हुआ, पांव पटकता हुआ उस अफसर के पास आया जो दूसरे कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने सर के बालों को इतनी सख्ती से जकड़ा के बैठने वाले का मुंह खुल गया। उसने रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह में घुसेड़ते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए 5 गिनता हूं। 1। इससे पहले ही वो गड़बड़ाकर सर हिलाने लगा, कुछ बुड़बुड़ाने लगा। पारस ने उसके मुंह से रिवॉल्वर की नाल निकाली तो कहने लगा, बताता हूं, खुदा के लिए मुझे ना मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। पारस ने रिवॉल्वर की नाल उसकी दोनों आंखों के बीच नाक के ऊपरी हिस्से पर लगा दी और वो दहशत से बोलता जा रहा था। मैं, रसवंती और आर्मर, आला बीबी और दूसरे मातहतों के दिमागों में मौजूद थे। वो दूसरा अफसर जो कुछ बोल रहा था, आर्मर उसे नोट करता जा रहा था। आला बीबी के मातहत भी नोट कर रहे थे। रसवंती ने खुश होकर कहा, शाबाश मेरी बेटी, शाबाश। तुमने वो काम कर दिखाया जो सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले ही कर सकते थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे इस गैर मामूली इल्म के मोहताज नहीं हो। वाकई मैं अपने बेटे की तारीफ क्या करूं, उसके इस कारनामे को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज हम उसकी जहानत से तकरीबन 15 बरस के बाद उससे ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने वाले थे। वल्लाह, क्या कमाल कर दिखाया था। एक मुर्दा शख्स को गोली मारकर जिंदा शख्स की जुबान खुलवा दी थी। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। अगरचे हम ट्रांसफार्मर मशीन तक अभी नहीं पहुंचे थे, लेकिन वो हमें यूं नजर आ रही थी जैसे ज़मीन अपना सीना चीरकर छुपा हुआ खजाना दिखा रही हो। वहां तक पहुंचने का मरहला अब दुश्वार नहीं रहा था। रसवंती तो खुशी से पागल हो रही थी। हमारे खुशी के एक जगह बैठ ही नहीं पा रही थी। कभी जनाब शेख साहब के पास जाती, कभी कौमी के पास और कभी इस इदारे के अहम अफराद के पास पहुंचकर उन्हें बताती थी कि बेटे ने कितनी जहानत और मकारी से एक मुर्दा शख्स को गोली मारकर जिंदा शख्स के अंदर से तमाम राज उगलवा लिए। उसका बस चलता तो टीवी और रेडियो के जरिए अपने बेटे की पब्लिसिटी कराती।
अखबारात में उसकी तस्वीर शाया करा देती। मैंने डांट कर कहा, क्या हमाकत कर रही हो? क्या हमारे इदारे में कोई साजिश ही नहीं हो सकता? क्या ये बात यहाँ के हुक्काम तक नहीं पहुँच सकती कि हम ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुँचने ही वाले हैं और इसकी कामयाबी का सेहरा हमारे बेटे पारस के सर है? क्या तुम अपने बेटे की कामयाबियों को नाकामियों में बदलना चाहती हो? वह शर्मिंदा से होकर बोली। मैं खुशी के मारे भूल गई थी। अभी उस मशीन की तबाही का मरहला बाकी है। अब कुछ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल खामोश रहूंगी। मगर फरहाद, तुम मानते हो ना कि मेरे बेटे ने ज़बरदस्त जहानत का सबूत दिया है? भाई मानता हूँ, तुम्हारी तसल्ली के लिए पक्के कागज़ पर लिख कर दे दूंगा। मजाक ना करो, तुमने एक दिन कहा था पारस अव्वल ने अपनी दलेरी और जहानत से साबित कर दिया है कि वो दूसरा फरहाद अली तैमूर है। क्या मेरे बेटे ने भी ये साबित नहीं किया है? बेशक साबित किया है, दोनों ही मेरे बेटे हैं। वो एक दिन साबित कर देगा कि वही मेरा और तुम्हारा बेटा है। वो दिन आने दो। अभी अपनी खुशियों को काबू में रखो और अपने बेटे को समझाओ। रसवंती ने ख्याल खुआनी की परवास की और अपने बेटे के पास पहुंच गई। ऐसे वक्त ताला बीबी अपने मातहतों के साथ एरिजोना के शहर सोया मैक्सी जाने वाली थी। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। वह शाम को एक चार्टर्ड तैयारी से रवाना होने वाली थी। रसवंती ने कहा, बेटे, तुमने अपने हिस्से की कामयाबी हासिल कर ली है, अब मेरे पास आ जाओ। मामा, ये कोई बात ना हुई। मैं ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र करके न्यूयॉर्क पहुंचा हूं और अब वापस आ जाऊं। आखिर आप मुझे कब ये दुनिया देखने की इजाज़त देंगी? बेशक तुम वहाँ कुछ अरसा रहना चाहते हो तो रहो, सारी दुनिया घूम कर देखो, लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन का ख्याल छोड़ दो। क्यों छोड़ दूँ? मैंने कहा, बेटे तुम समझदार हो, तुमने ये देखा है कि हमने 2 सिलेक्शन ऑफिसर्स को अगवा कराया था। एक मर चुका है, दूसरा जिंदा वापस नहीं जाएगा। उन दोनों की गैर मौजूदगी हुक्काम को चौंका देगी। लिहाजा हम चंद घंटों में उस मशीन को तबाह करने के सिलसिले में जो कर सकते हैं कर गुजरें। रसवंती ने पूछा, आला बीबी एरिजोना क्यों जा रही है? वहाँ के एक शहर सोया मैक्सी में वो दोनों अफसरान अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और हफ्ते में 2 दिन छुट्टियाँ गुजारने के लिए आती हैं। फिर वहाँ से ग्रैंड कैनियन जाती हैं। मैंने उसे बताया, ग्रैंड कैनियन एक ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ मीलों दूर तक सिर्फ पथरीली पहाड़ियाँ और बड़ी बड़ी चट्टानें नजर आती हैं। ऐसी एक पहाड़ी के अतराफ मीलों दूर तक मुसल्लह फौजियों का पहरा है। उस पहाड़ी के अंदर एक कुशादा गार है। गार की ज़मीन खोदकर तहखाना बनाया गया है। उस तहखाने में वो ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई है। मशीन तक सिर्फ वही 2 इंचार्ज अफसरान जा सकते हैं, क्योंकि वही 2 मैकेनिक हैं जो मशीन की कारकर्दगी के मुतल्लिक आला हुक्काम को रिपोर्ट देते रहते हैं। रसवंती ने तमाम रिपोर्ट सुनने के बाद कहा, बेटे, हम सब मानते हैं अगर ये केस तुम्हारे हवाले किया गया और तुम्हें थोड़ा सा वक्त दिया गया तो तुम यकीनन उस मशीन को तबाह कर दोगे, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है और ये बात तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। पारस ने गहरी सांस लेकर कहा, अच्छी बात है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ कुछ वक्त गुजारूंगा। तुम जितना अरसा रहना चाहो रहो, मैं तुम्हारे लिए तमाम सहूलतें फराहम कर दूंगी। फिर वो मुझसे बोली, अगर हम पारस का तारुफ किंग फर्नांडो से करा दें तो मेरे बेटे को वहाँ किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, मेरा दोस्त फर्नांडो अमरीकी इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में है। अगर तुम्हारा बेटा उसके पास जाएगा और इधर वो मशीन तबाह होगी तो वो भी इंटेलिजेंस वालों की नज़रों में आ जाएगा। फिर सब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाएंगे। पारस ने कहा, मैं अपने इंतजामात खुद कर सकता हूँ, आप मेरी फिक्र न करें। आला बीबी अपने मातहतों के साथ 3 घंटों तक सफ़र करने के बाद सोया मैक्सी शहर पहुँच गई थी। उनके कमरों का पता और फ़ोन नंबर मालूम था। हमने वही पुराना तरीका इख्तियार किया। फ़ोन के ज़रिए पहले उनके घर वालों की आवाज़ें सुनी, फिर उनके दिमागों में पहुँच गए। किचन में काम करने वाले मुलाजमों को ट्रैप किया। उनके ज़रिए असाब कमज़ोर करने वाली दवा उनके खाने पीने की चीज़ों में हल करा दी। उन दोनों अफसरान ने सुबह के नाश्ते में कॉफ़ी पी तो उन्हें कुछ कमज़ोरी का एहसास हुआ। इस बार जो दवा पिलाई वो ज़्यादा देर तक उन्हें कमज़ोर नहीं रख सकती थी। आधे घंटे बाद ही उन्होंने खुद को नॉर्मल महसूस किया, लेकिन हम तीनों उनके दिमाग में पहुंच चुके थे। तकरीबन 2 घंटे बाद वो सरकारी तैयारी में सफ़र करते हुए ग्रैंड कैनियन के उस पहाड़ी के प्राइवेट रनवे पर उतर गए थे। हम उनके दिमाग से मालूमात हासिल करते जा रहे थे। वो दोनों इस गार के धाने तक पहुंचते थे तो उन्हें एक एक्सरे मशीन के सामने से गुजरना पड़ता था, जिससे पता चलता था कि वो कोई चीज़ उठाकर नहीं ले जा रही हैं। वापसी में उसी मशीन के पास से गुजरते थे और चेक करने वाले अफसरान मुतमईन हो जाते थे कि दोनों मैकेनिक अफसरान न अपने साथ कुछ लेकर तहखाने में गए हैं और ना ही तहखाने से कुछ लेकर आए हैं। उस मशीन की हिफाजत के लिए बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। लिहाजा हमारे काम में ज़रा दुश्वारियाँ थीं, लेकिन हम उन दुश्वारियों से गुजर सकते थे। जब वो अफसरान एक्सरे मशीन से गुजरने लगे तो हमने उन्हें दूसरे अफसरों से बात करने पर माइल किया, जिसके नतीजे में हम एक्सरे मशीन के पास ड्यूटी देने वालों के दिमागों में पहुंच गए। वो वहां से गुजरकर तहखाने की तरफ जाने लगे। वहां खड़े हुए मुसल्लह अफराद अलर्ट होकर सलूट कर रहे थे। उनमें से एक ने एक मुसल्लह शख्स से पूछा, यहाँ का दर्जा हरारत बताओ। वो वहां पहुंचकर सबसे पहले टेम्परेचर मालूम करते थे, क्योंकि इस तहखाने के अंदर मशीन के साथ कुछ भारी कुव्वत के बम मुंसलिक किए गए थे। दूसरी जगह बारूदी सुरंगें बिछाई गई थी। यह एहतियाती तदाबीर इसलिए की गई थी कि कोई शख्स किसी तरह मशीन तक पहुंच जाए तो इन धमाकों से मशीन को तबाह कर दिया जाए, ताकि वो किसी के हाथ रहे।
अगर वो मशीन तबाह हो जाती तो उन्हें ज़्यादा अफसोस ना होता, क्योंकि मशीन का नक्शा उन्होंने किसी दूसरी जगह छुपा रखा था। हाँ, अगर नाकामी होती तो इस बात का इत्मीनान ज़रूर होता कि वो मशीन दुश्मनों के हाथ नहीं आ सकेगी। वो अफसरान तहखाने में गए। उन्होंने मशीन को चेक करना शुरू किया। मैंने एक अफसर के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। उसके ज़रिए मशीन के 2-4 पुर्जे खुलवाकर उसकी जेब में रख दिए। थोड़ी देर बाद वो बाहर आए और एक्सरे मशीन के सामने से गुजरने लगे। वहाँ खड़े हुए दोनों अफसरों के दिमागों पर रसवंती और आर्मर कब्जा जमा चुके थे। मशीन बता रही थी कि एक मैकेनिक अफसर की जेब में लोहे के कुछ पुर्जे हैं, लेकिन ऐसे ही वक्त रसवंती और आर्मर ने उनकी नज़रों को दूसरी तरफ भटका दिया और वो दोनों किसी रोक टोक के बगैर गुजर गए। अब वो 5 दिन तक वहीं पहाड़ी के करीब एक सरकारी रिहाइशगाह में रहने वाले थे। मैंने रसवंती से कहा, मैंने जिस अफसर के दिमाग पर कब्जा जमाया हुआ है तुम उसके दिमाग में रहो। वो जहाँ क्याम कर रही हैं वहीं एक छोटी सी झील है, तुम उसकी जेब से वो पुर्जे निकलवा कर झील में फेंक देना। मैं ये हदायत देकर आर्मर के साथ उस मुसल्ला सिपाही के पास आया जिसने वहाँ का दर्जा हरारत बताया था। वो दूर खड़े हुए सिपाहियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। हम उनकी बातें सुन रहे थे और उनके दिमाग में पहुंच रहे थे। तहखाने के पास ड्यूटी देने वाले अफसर को सख्ती से ताकीद की गई थी कि जब भी खतरे का सिग्नल मिले वो उस तहखाने को मशीन समेत तबाह कर दे। मैं उसके दिमाग में खतरे का सिग्नल बन गया। वो चुपचाप मेरा मामूल बनकर उसी पथरीले कमरे में पहुंचा जहां तमाम बमों के स्विच लगे हुए थे। तकरीबन 8-9 बरस बाद हम ये मराहिल तय करते हुए इस मुकाम तक पहुंच गए थे जहां अब धमाके होने वाले थे। उसने मेरे एक इशारे पर तमाम स्विच जल्दी जल्दी दबाए। इसके साथ ही मैंने उसके दिमाग से पहला धमाका सुना। पहले धमाके से पहले उसका दिमाग मिट चुका था। मैं दूसरे सिपाहियों के पास आया तो वो भी मिट रहे थे। हम उन मैकेनिक अफसरान के पास आ गए। वो अपनी गाड़ी से उतरकर रिहाइशगाह की तरफ आना चाहते थे। अब घबराकर उस पहाड़ी की तरफ देख रहे थे जहां पत्थर और बड़ी बड़ी चट्टानें सूखे पत्तों की तरह उड़ रही थीं। रसवंती मैकेनिक अफसर को दौड़ाती हुई झील के किनारे ले गई। फिर उसकी जेब से वो पुर्जे निकलवाकर झील में फेंकवा दिए। ऐसा मैंने एहतियातन किया था। मेरा ख्याल था आखिर वो मशीन फौलादी है, शायद पूरी तरह तबाह ना हो सके, इसलिए मैंने वो पुर्जे झील में फेंकवा दिए थे। इधर मैं, रसवंती और आर्मर जनाब शेख साहब को और इदारे के दूसरे अहम अफराद को ये खुशखबरी सुना रहे थे। दूसरी तरफ सुपर मास्टर और उसके आला हुक्काम के होश उड़ गए होंगे। सब अफरा तफरी में होंगे और ये मालूम करने की कोशिश में होंगे कि आखिर ये कैसे हो गया। फिर वो इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह सब टेलीपैथी के जरिए हुआ, लेकिन वो इल्ज़ाम नहीं दे सकेंगे। हमने वहां अपनी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं छोड़ा था। वो 2 मैकेनिक अफसरान अब तक इस खुश फहमी में मुब्तला थे कि दिमागी तौर पर नॉर्मल हैं और सोच की लहरों को महसूस कर सकती हैं। बहरहाल हम उनका ये इल्ज़ाम कबूल करने वाले नहीं थे। मैंने पारस डोम के पास आकर उसे एक खुशखबरी सुनाई। फिर कहा, हमने उसे तबाह कर दिया है, लेकिन 1-2 साल में दूसरी मशीन तैयार हो सकती है। वो नक्शा किसी दूसरी जगह छुपा कर रखा गया है। तुम यहाँ कुछ अरसा रहना चाहते थे, लिहाजा तुम्हारे लिए काम निकला है। तुम आला बीबी और उसके मातियतों से अपनी मर्जी के मुताबिक काम लो और उस नक्शे तक पहुँचने की कोशिश करो। आंटी और उनके आदमियों से रब्ता करने के लिए ट्रांसमीटर वगैरह की ज़रूरत होगी और ये चीज़ें अपने पास रखकर मैं यहाँ के इंटेलिजेंस वालों को शुबा करने का मौका नहीं देना चाहता। कोई बात नहीं, आला बीबी के आदमी तुम्हारे साथ साई की तरह लगे रहेंगे, तुम्हारे करीब कभी नहीं आएंगे, लेकिन कभी ज़रूरी इतला हुई तो राजदारी से रब्ता हो जाएगा और तुम्हारी बात आला बीबी तक पहुँच जाया करेगी। आप उन आदमियों के फ़ोन नंबर नोट करा दें, मैं उनसे रब्ता कायम कर लिया करूँगा। मैंने वो नंबर नोट करा दिए। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजने लगी। पारस ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक सुरीली सी आवाज़ सुनाई दी, हेलो, क्या तुम रोमियो पार्कर बोल रहे हो? पारस ने कहा, हाँ मैं ही हूँ और तुमसे नहीं पूछूंगा कि तुम कौन हो। वो हंसते हुए बोली, इसका मतलब है तुमने मुझे पहचान लिया है। ताज्जुब है। त्यारे में तुमने बराए नाम बात की, हमेशा गूंगे बने रहे और आज टेलीफोन पर आवाज़ से पहचान लिया। वैसे ही अच्छी बात है। मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। ज़रा दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी मौत खड़ी हुई है। पारस ने रिसीवर रखकर कहा, पापा आप चले जाएं। मैं जा रहा हूं मगर तजस्सुस में मुब्तला हूं। आखिर ये कौन है? तुमसे क्या चाहती है? ऐसी दुश्मनी क्यों पैदा हो गई है? आप लड़की के पास जाकर मालूम कर लें, लेकिन मुझे अपने मामले से निमटने दें। मैं ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा हासिल करने के मामले में मुदाखलत नहीं करूंगा, लेकिन यह बहुत अहम मामला है। जब गैर ज़रूरी लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे और तुम्हारा वक्त बर्बाद करना चाहेंगे तो फिर मैं दखल दूंगा। आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अगर मैं फ़ौरन इस मामले से निमट लूँ तो अच्छी बात है, वरना आप मुदाखलत कीजिएगा। मैं उस लड़की के दिमाग में पहुंचा। उसका नाम स्वीटी था। त्यारे में पारस के साथ जो कुछ हो चुका था वो मैंने उसके दिमाग से मालूम कर लिया। वो अपनी तौहीन का बदला लेना चाहती थी। वह समझ गई थी कि मामूली फाइटरों से काम नहीं चलेगा। पारस ने उसकी आंखों के सामने उसके बॉयफ्रेंड के हाथ की उंगलियां तोड़ दी थी। इस बार उसने $5000 में एक ऐसे शाहजोर को किराए पर हासिल किया था जो लोहे की सलाखें मोड़ देता था, अपने मुकाबिल की गर्दन तोड़ देता था। आज वो $5000 में मेरे बेटे की गर्दन तोड़ने आया था।
पारस ने जिस बंगले में काम किया था वो फ्रांस के एक बिजनेसमैन का था। पासपोर्ट के मुताबिक पारस का नाम रोमियो पार्कर था और वहां काम कर रहा था। बंगले के अहाते के बाहर एक रोल्स रॉयस कार में स्वीटी अपनी एक सहेली के साथ बैठी हुई थी। कार की पिछली सीट से वो शहजोर उतर कर जा रहा था। स्वीटी कह रही थी, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ, वो खुद इसे खोलेगा। जब ना खोले तो समझ लेना पिछले दरवाजे से दुम दबाकर भाग गया है। उसका बुज़दिलों की तरह भागना ही मेरे लिए तस्कीन का बायस होगा। वह शहजोर हाथी की तरह झूमता हुआ दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। स्वीटी की सहेली ने पूछा, जब वो पिछले रास्ते से फरार हो जाएगा तो तुम्हें किस बात की तस्कीन होगी? अगर दुश्मन मैदान छोड़कर भाग जाए तो क्या जीतने की खुशी नहीं होती? इसके बाद वो कहाँ जाएगा? मैंने उसके पासपोर्ट का नंबर वगैरह नोट किया हुआ है। उसकी सहेली ने कहा, दरवाज़ा अभी तक नहीं खुला, शायद वो पिछले दरवाजे से भाग गया है। वह बहुत मक्कार है, पहले बुज़दिली जाहिर करता है। मेरे बॉयफ्रेंड के सामने भी सहमा हुआ था, जैसे लड़ने का हुनर जानता ही ना हो। आज उसकी मक्कारी नहीं चलेगी। वो कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। शहजोर ने उसे देखते हुए दरवाजे पर से ही कहा, मिस साहिबा, मालूम होता है इस बंगले में कोई नहीं रहता। स्वीटी ने फिर कार में बैठकर डैशबोर्ड पर रखे हुए रिसीवर को उठाकर पारस से राब्ता कायम करते हुए कहा, क्या बात है, बुज़दिल की तरह सहम कर बैठ गए हो? क्या दरवाज़ा नहीं खोल सकते? तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, दरवाज़ा बहुत पहले से खुला हुआ है। जिस मौत को मेरे लिए भेजा है वो दरवाजे का हैंडल जरा सा घुमाकर आ सकती है। उसने रिसीवर रख दिया और जोर से बोली, दरवाज़ा खुला है, अंदर जाओ। मैं शहजोर के अंदर गया। वो दरवाज़ा खोलकर ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। पारस एक सोफे पर बैठा हुआ था। उसने कहा, मुझे अभी इतला मिली है तुम मेरी मौत बनकर आए हो, इसलिए मैं उठकर मुसाफिया नहीं करूंगा, लेकिन चंद बातें करना चाहता हूँ। आने वाले ने अपने बड़े बड़े दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुरा कर कहा, बातें ना करो, सिर्फ अपनी आखिरी ख्वाहिश बयान करो। वो निकर और बुनियान पहने हुए था। उसके बदन की सख्ती बता रही थी वो फौलाद है, अपने किसी भी मुकाबिल के लिए यकीनन मलिकुल मौत बन जाता होगा। वो हाथी की तरह झूमता हुआ टेलीफोन के पास आया। फिर उसने रिसीवर उठा के बेढंगेपन से हंसते हुए कहा, ही, मुझे कहा गया कि सबसे पहले टेलीफोन का राब्ता खत्म कर दूं ताकि तुम किसी को मदद के लिए ना बुला सको। उसने बड़ा सा मुंह खोला, फिर रिसीवर को अपने दांतों के दरमियान रखकर चबाने लगा जैसे गन्ना चबा रहा हो, और रस चूसने के बाद उसके टुकड़े थूकता जा रहा हो। पारस ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे दांत इतने मजबूत और पक्के हैं? ही, मैं तुम्हारी हड्डियां भी चबा सकता हूं। पारस ने सेंटर टेबल की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम इसे हाथों या पैरों की जरब से तोड़ सकते हो? वह पूरा रिसीवर चबाकर थूक चुका था। उसने घूरकर सोफों के दरमियान रखी हुई मेज को देखा। वहां से दौड़ता हुआ आया, करीब पहुंचकर एक छलांग लगाई, फिर ही हा कहता हुआ मेज के ऊपर आते ही दोनों पैरों को सख्ती से मारा, जिसके नतीजे में उस मेज की सतह पर 2 शगाफ हुए और उसके दोनों पांव उनमें धंसते चले गए। पारस ने करीब पड़ी हुई एक लोहे की सलाख को उठाया। इस सलाख के एक सिरे से बिजली का तार मुंसलिक था। उसने नाड़ी की तरह इस सलाख से हमला किया ताकि वह इस हमले को रोक ले, बल्कि सलाख को पकड़ ले। उसके मंसूबे के मुताबिक यही हुआ। जैसे उसने हमला किया, बॉडी बिल्डर ने सलाख को दोनों हाथों से पकड़ लिया। पारस ने छलांग लगाकर स्विच बोर्ड के पास पहुंचते ही एक स्विच ऑन कर दिया। वह सलाख को दोनों हाथों से पकड़कर फातिहाना अंदाज में कहके लगा रहा था। अचानक ही उसके कहकहे चीखों में बदल गई। उसे बिजली के झटके पहुंच रहे थे। जब वो चीखने के काबिल नहीं रहा तो पारस ने स्विच ऑफ कर दिया। सलाख उसके हाथों में ही थी और वह आगे पीछे झूम रहा था। इसमें शुबा नहीं कि वो वाकई शहजोर था, बेपनाह कुव्वत बर्दाश्त का मालिक। इसीलिए अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, शायद इसलिए भी कि मेज के सुराख में फंसा हुआ था। पारस ने कहा, इसी तरह सलाख पकड़े खड़े रहो, अगर इसे छोड़ना चाहोगे तो बिजली के झटके पहुंचाऊंगा। मैं स्वीटी के पास आ गया। उसकी सहेली कह रही थी, अरे ये हमारी बॉडी बिल्डर की चीखें थी, मामला क्या है? स्वीटी परेशान होकर उस बंगले की तरफ देख रही थी। मैंने उसकी सोच में कहा, मुझे वहां चलकर देखना चाहिए। यही बात उसकी सहेली ने कही, लेकिन वो अपनी इंसल्ट महसूस कर रही थी। अगर इस बार भी शिकस्त हुई तो वो अपनी सहेली को मुंह नहीं दिखा सकेगी। मैंने उसे कार से निकलकर बंगले में जाने पर मजबूर किया। वो सहेली के साथ तेजी से चलती हुई ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, फिर शदीद हैरानी से जहां थी वहीं खड़ी रह गई। $5000 के एवज हासिल होने वाला बॉडी बिल्डर एक मेज के अंदर यूं फंसा हुआ था जैसे उसके दोनों पांव में बेड़ियां डाल दी गई हों, और वह दोनों हाथों से एक लोहे की सलाख को पकड़े हुए गिड़गिड़ा रहा था, खुदा के लिए ऐसा न करो, मुझे यहां से जाने दो। स्वीटी हैरानी से सोच रही थी, वो सेंटर टेबल के अंदर जाकर कैसे फंस गया है? और मुआफ़ी तो हाथ जोड़कर मांगी जाती है। वो हाथ में सलाख लेकर मुआफ़ी मांग रहा था। वो अपनी तौहीन के एहसास से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दिया। पारस ने फिर स्विच ऑन किया। उस बॉडी बिल्डर के हलक से चीखें निकलने लगी। वो स्विच ऑफ करके बोला, तुम समझते थे मेरी तवज्जो तुम्हारी तरफ नहीं है, इसीलिए सलाख छोड़ना चाहते थे, अब अंजाम देख लिया, आइंदा ऐसी हमाकत ना करना। फिर उसने स्वीटी से कहा, दौलतमंद बाप की मगरूर बेटी ने कभी किसी मामले में झुकना नहीं सीखा, जबकि बड़े बड़ों को किसी न किसी मामले में लचक पैदा करनी पड़ती है, कभी भाईचारे के तौर पर, कभी इंसानियत के नुक्ता नज़र से, कभी मसलियत अंदेशी से काम लेना पड़ता है।
अपनी सतह से नीचे आना पड़ता है, लेकिन तुम ऐसा नहीं करना चाहती। तुम इस वक्त भी अपनी तौहीन महसूस कर रही हो। पारस ने फिर अचानक स्विच ऑन किया। वो तड़प कर चीखने लगा। बॉडी बिल्डर उसे स्वीटी की तरफ मुखातिब करके लोहे की सलाख फेंकना चाहता था, लेकिन हमने बचपन से उसके जहन को कंप्यूटर बना दिया था। वो दुश्मन की खफीफ सी हरकत को भी समझ लेता था। उसने कहा, तुम चालाकी दिखाओगे तो तुम्हें बिजली के झटके पहुंचाता जाऊंगा। अब बताओ तुम्हारे अंदर कितनी कुव्वत बर्दाश्त रह गई है। वह कमजोरी से हाँफते हुए बोला, मैं तुम्हें अपना बाप मानता हूं, अब कोई चालाकी नहीं दिखाऊंगा। फॉर गॉड सेक मुझे यहां से जाने दो। अगर तुम जाना चाहते हो तो इस सलाख को अपने दांतों से मोड़कर दिखाओ। वो खुश होकर बोला, हाँ ये मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसे दांतों से मोड़ूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? मैंने कहा ना कि इसे मोड़कर दिखाओ। उसने फौरन ही मुंह खोला, सलाख को अपने दांतों के दरमियान दबाया। उसे मोड़ना ही चाहता था कि पारस ने स्विच ऑन कर दिया। इस बार वो मुंह खोलकर ना चीख सका, क्योंकि दांत सलाखों से लगे हुए थे और वो बिजली के करंट के बायस दांतों को वहां से हटा नहीं सकता था। मुंह से ई ई की आवाज निकल रही थी। पारस ने कहा, मैं तुम्हें इस मुसीबत से निजात दिला सकता हूं, मगर सलाख को मजबूती से पकड़े रहो। वो हुक्म की तामील कर रहा था। पारस ने स्विच ऑफ किया, फिर कहा, तुमने अपने दांतों से मेरे रिसीवर को चबा डाला, क्या आइंदा किसी के रिसीवर को चबा सकोगे? वह दांतों से सलाख को अलग करना चाहता था। पारस ने डपट कर कहा, खबरदार, वह दांतों के दरमियान रहेगी वरना। उसने जल्दी से दांतों के दरमियान रखकर इनकार में सर हिलाते हुए कहा, वो स्विच ऑन न करे, उसकी कोई चालाकी काम नहीं आ रही थी। सलाख को दांतों से निकालकर या हाथों में फेंकने में 1 सेकंड भी नहीं लगता, लेकिन उसका मुकाबिल बहुत तेज तर्रार और फुर्तीला था। गजब की नजरें रखता था, बात एक तरफ करता था, देखता दूसरी तरफ था। मैं उस बॉडी बिल्डर के अंदर पहुंचकर महसूस कर रहा था वो बेहद कमजोर हो गया है। उसके दीदे फैल गए थे। वो दोनों हाथों से सलाख थामे हुए था, लेकिन हाथ कांप रहे थे। पारस ने कहा, तुम्हें एक शर्त पर रिहाई मिल सकती है। वो खामोश था, क्योंकि उसके दांतों के दरमियान सलाख थी। पारस ने कहा, सलाख वहां से हटा लो, लेकिन हाथ से न छोड़ना। उसने सलाख को मुंह से हटाकर कहा, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूं। पारस ने कहा, तुम दांतों से इंसानी हड्डियां चबा डालते हो, हाथों से किसी का सर तोड़ सकते हो। क्या तुम इतने बहादुर हो कि अपने एक ही घुंसे से अपने ही दांत तोड़ सकते हो? 2-4 दांत तोड़कर दिखाओ तो तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। बिजली के झटके ऐसे जानलेवा होते हैं कि बड़े बड़े शहजोर अंदर से खोखले हो जाते हैं। उसने कहा, मैं रिहाई के लिए क्या कर सकता हूं? यह कहते हुए उसने दोनों हाथों में पकड़ी हुई सलाख को अपने मुंह पर जोर से दे मारा। फिर दूसरी तीसरी बार मारा। उसके मुंह से लहू निकलने लगा था। चौथी बार मारते ही 3 दांत मुंह से निकलकर सामने सेंटर टेबल पर गिर पड़े। इसके साथ ही वो चकराकर उस टेबल समेत ही फर्श पर पहुंच गया। पारस ने उस प्लग को स्विच से निकाला जो उस लोहे की सलाख से मुंसलिक था। फिर करीब आकर उसके हाथ से सलाख छीन ली। मेज के दूसरी तरफ जाकर उसे दोनों हाथों से पकड़कर जोर से खींचा। उसके दोनों पांव आजाद हो गए। फिर उसने पूछा, क्या मुझ पर हमला करोगे? वो हाँफते हाँफते खड़ा हो गया। इनकार में सर हिलाकर बोला, नहीं, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाओगे? जाने से पहले ये बताओ, तुम स्वीटी के साथ क्या सलूक कर सकते हो? बॉडी बिल्डर ने घूरकर स्वीटी को देखा। वो चीख मारकर पीछे हट गई। वो आगे बढ़ते हुए बोला, इसने कहा था मैं। स्वीटी इनकार में सर हिलाते हुए पीछे हटकर बोली, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें $5000 दिए हैं, 5000 और दूंगी। फॉर गॉड सेक मुझे हाथ ना लगाना। पारस ने कहा, नहीं पहलवान, इसकी गर्दन ना तोड़ना, इसे जिंदा रखना है। इसके साथ कोई दूसरा सलूक करो। बॉडी बिल्डर ने कहा, मैं इसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। एक किराए के गुंडे के हाथों इज्जत जाएगी तो ये सर उठाकर चलना भूल जाएगी। पारस ने डांट कर कहा, खबरदार, आइंदा ऐसी बात ना करना। ये 1000 मेरी जान के दुश्मन सही, लेकिन मैं इंतकाम लेने के लिए एक औरत के अजीज तरीन सरमाए को लुटते नहीं देख सकता। इसके बरक्स मैं लूटने वाले को तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। स्वीटी पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। वह हैरानी से पारस को देख रही थी और सोच रही थी, ये वही नौजवान है जिसे मैं मार डालना चाहती थी, और जो इसे मारने आया था उससे ये मेरी इज्जत बचा रहे। पारस ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब यहां से जाओ। वह बॉडी बिल्डर वहां से भागता चला गया। स्वीटी की सहेली ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो, लेकिन वह गुमसुम खड़ी पारस को तक रही थी। उसने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मुझसे मुतासिर हो गई हो, अब तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़केगा, तुम मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। बड़ी मुश्किल है, कभी कभी नेकी बहुत महंगी पड़ती है। मैंने जो कुछ किया तुम्हें गुमराही से बचाने के लिए किया, ताकि तुम दूसरों को कभी कमजोर और कमतर ना समझो। अगर तुम एक गुमराही से बचकर मेरी तरफ गुमराह होने के लिए बढ़ोगी तो मुझे अफसोस होगा। उसने आगे बढ़कर स्वीटी के एक बाजू को थाम लिया, फिर उसे खींचता हुआ दरवाजे के पास आया। वहां उसे छोड़कर बोला, खुदा हाफिज। उसने ड्राइंग रूम में आकर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। स्वीटी की आंखों में आंसू आ गए। उसकी सहेली ने हैरानी से पूछा, तुम रो रही हो? उसने रोते हुए कहा, क्या मैं हसीन नहीं हूं? क्या मैं जवान नहीं हूं? क्या मुझ में कोई कशिश नहीं है? तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, जबकि बेशुमार बूढ़े और जवान तुम पर मरते हैं? क्या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए? क्या तुमने नहीं देखा उसने किस तरह मेरा बाजू पकड़कर अपने घर से निकाल दिया, जैसे मैं कोई कचरा हूं? उसकी सहेली ने कहा, यही सोचने का अंदाज तुम्हें गुमराह करता है। अरे पगली, मर्दों का अंदाज मोहब्बत बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। वो ऊपर से पत्थर और अंदर से मोम होते हैं।
वो नौजवान रोमियो भी ऐसा ही है। वो रोते हुए बोली, पता नहीं किसने इसका नाम रोमियो रख दिया, इसमें तो मोहब्बत करने वाली कोई बात ही नहीं। मेरा दिल भी कहाँ आकर अटक गया। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, ये मुझे जितना तड़पाएगा मेरा दिल इसकी तरफ खींचता चला जाएगा। मैं बहुत बेबस हो गई हूँ। अच्छा अब यहाँ से चलो, अभी मामला कुछ और है। तुम यहाँ दुश्मन बनकर आई थी, आइंदा दोस्त बनकर आना। वो स्वीटी को खींचती हुई ले गई। मैं पारस के दिमाग में आया। उसने पूछा कि आप यहाँ मौजूद रहकर मेरी किसी तरह मदद कर रहे थे? कि आपने उस बॉडी बिल्डर को किसी तरह कमजोर बनाया था? नहीं, मैं अपनी जुबान का पाबंद हूँ। मैंने तुम्हारे मामले में मुदाखलत नहीं की, सिर्फ इतना किया कि स्वीटी को यह तमाशा दिखाने के लिए अंदर ले आया। थैंक यू पापा। लेकिन तुम दोनों बेटे टेलीपैथी के लिए चैलेंज बनते जा रहे हो और ये साबित करना चाहते हो तो मुश्किलात से गुजरने के लिए ये इल्म ज़रूरी नहीं है, इंसानी जहानत काफ़ी है। आप इसे तस्लीम कर लीजिए। सिर्फ इंसानी जहानत ही मुश्किलात से निजात दिलाती है, मगर हाँ कोई नामुमकिन बात हो तो उसे टेलीपैथी के जरिए मुमकिन बनाया जा सकता है। क्या ये मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो? नहीं, इसकी मिसालें मौजूद हैं। उससे ट्रांसफार्मर मशीन को बहुत सख्त पहरों में रखा गया था, वहां किसी के कदम नहीं पहुंच सकते थे। मैं टेलीपैथी के बगैर जाना चाहता तो न जाने कितने बरस लग जाते। आपने सिर्फ चंद घंटों में उस मशीन को तबाह कर दिया। इसी तरह मशीन के नक्शे तक पहुंचने के लिए आपके इल्म की ज़रूरत है। आप ही मुझे बता सकते हैं कि वो नक्शा कौन से सरकारी शोबे में है और उसकी हिफाजत के लिए कैसे कैसे हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं ज़रूरी मालूमात फराहम करूंगा। मैं उसके पास से चलाया। पारस अव्वल ने जोजो को अच्छी तरह समझा दिया था वो अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद न करे। वो आधी रात को उससे मिलने आएगा। आधी रात होने वाली थी। वो बेचैन हो रहा था और इधर से उधर टहल रहा था। जोजो का कॉटेज सामने ही खिड़की से कुछ फासले पर था। वहाँ एक मुसल्ला गार्ड दिखाई दे रहा था। इसका मतलब यही हो सकता था कि बुजुर्गों ने वहाँ पैरा बिठा दिया है। सवाल ये पैदा होता था, बुजुर्गों को कैसे मालूम हुआ कि वो आधी रात को जोजो के पास जाना चाहता है? सीधी सी बात थी, उसका दिमाग पहले की तरह सास नहीं रहा था, इसलिए रसवंती दिमाग में चुपचाप आकर बहुत सी बातें मालूम कर लेती थी। शायद उसी ने मुसल्ला गार्ड की ड्यूटी वहां लगा दी थी। उसने खिड़की के पास से अटकर आंखें बंद की, फिर मुखातिब किया, मामा क्या आप मौजूद हैं? उसे जवाब नहीं मिला। उसने फिर मुखातिब किया, फिर उसे जवाब नहीं मिला। तब वो अपने कमरे से निकलकर दबे कदमों चलता हुआ कॉटेज से बाहर आया। इदारे में मुसल्ला अफराद रात को पहरा देते थे और उनकी ड्यूटी बदलती रहती थी। जोजो ने सोच के जरिए उसे मुखातिब किया, पारस अभी तक क्या कर रहे हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आते क्यों नहीं? क्या तुम नहीं देख रही हो? तुम्हारे कॉटेज के सामने एक पहरेदार खड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो ये रिपोर्ट हमारे बुजुर्गों तक पहुंच जाएगी। तो क्या हुआ, पहुंचने दो। हम पहले भी मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं और बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। खूब अच्छी अच्छी तरह बातें करेंगे, कैरम खेलेंगे। तुम मुझे बताओगे कि इतने दिनों तक जंगल में क्या करते रहे? झक मारता रहा। जंगल में मंगल मनाने का कई बार मौका मिला, लेकिन तुम्हारी तरफ खिंचा चलाया और तुम होगे कैरम खेलने बुला रही हो। क्या तुम नहीं आओगे? भाई आ रहा हूं, जरा इंतजार करो। वो टहलने के बाद कॉटेज के दूसरी तरफ गया। उधर से एक पहरेदार आ रहा था। चूंकि वह सब इदारे के पुराने वफादार थे, इसलिए पारस को अच्छी तरह पहचानते थे और उसकी इज्जत करते थे। पारस ने उसे दूर से देखते ही कहा, अरे तुम जैकी हो, इधर आओ। उसने करीब आकर पूछा, यस पारस बाबा। मेरी मामा ने आज से आर्मर साहब की कोठी के सामने पहरा लगा दिया है। तुम तो जानते हो दुनिया टेलीपैथी वालों के पीछे पड़ गई है और आर्मर साहब सीधे साधे आदमी है। जी हाँ पारस बाबा, मैं जानता हूँ। वो बेचारा पहरेदार शाम से ड्यूटी पर है। अब आधी रात हो चुकी है। मामा ने कहा कि ड्यूटी बदल जाए, लिहाजा तुम उसकी जगह चले जाओ और उसे रिलीफ दो। वो चला गया। पारस दूर ही से देखने लगा। वो वहां खड़े हुए मुसल्ला पहरेदार से कुछ कह रहा था। इसके बाद वो पहरेदार सर हिलाकर जाने लगा। दूसरा उस कॉटेज के सामने ड्यूटी देने लगा। थोड़ी देर बाद वो इत्मीनान से चलता हुआ आया। जेब से च्युइंगम का पैकेट निकालकर जैकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, शौक करते हो? नो पारस बाबा, कोई बात नहीं, जरा चौकन्ना रहना, किसी को आने ना देना। मैं अंकल आर्मर से मिलकर आता हूँ। वह कॉटेज के दूसरी तरफ गया जिधर जोजो के कमरे का दरवाजा था। उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव डाला, वो खुलता चला गया। जोजो अपने कमरे के वस्त में खड़ी हुई थी। उसे देखते ही खुशी से खिल उठी। आगे बढ़कर बोली, मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर देख रही थी। तुम पहरेदार से कह रहे थे भाई आर्मर से मिलने जा रहे हो। मैंने उसे झूठ कहा था। पारस तुम्हें क्या हो गया, झूठ क्यों बोलने लगे हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, जवानी में थोड़ा सा झूठ बोलना पड़ता है। भाई आर्मर कहते हैं जो गलत काम करता है वो झूठ बोलने पर मजबूर होता है। सही काम करने वाला हर हाल में सच बोलता है। तुम्हारे भाई आर्मर बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े सिर्फ नसीहत करते हैं। तुम ये बताओ मुझे कितना चाहती हो? इतना कि किसी को नहीं चाहती। क्या तुम मेरे लिए जान दे सकती हो? अभी कहो, अभी दे दूंगी। क्या तुम मेरे लिए झूठ बोल सकती हो? तौबा तौबा, कैसी बातें करती हो? झूठ बोलना गुनाह है, लेकिन तुमने वादा किया था मेरे यहाँ आने की बात किसी को नहीं बताओगी। मैंने अभी तक किसी से कुछ नहीं कहा है और कल सुबह कोई पूछे तो बताना ही होगा, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा तो मैं जा रहा हूँ। ये नहीं हो सकता, मैं नहीं जाने दूंगी। अगर मेरी खातिर झूठ बोलना पसंद करोगी तब रहूंगा। वो बेबसी से बोली, पारस मुझे बुरी बात क्यों सिखा रहे हो? क्या अच्छे बच्चे कभी झूठ बोलते हैं?
जो अब हम बच्चे नहीं रहे। तुम्हें वो सलारा याद है ना, जो जंगल में मेरे साथ जीप में बैठी हुई थी? हाँ, अच्छी तरह याद है। लेकिन जो भी तुम्हारे करीब आएगी मैं उसे पसंद नहीं करूंगी। इसका मतलब है सिर्फ तुम मेरे करीब आना चाहती हो? हाँ, सिर्फ मैं। तो फिर आओ। वो पास आकर बोली, ये लो। उसने जोजो की कमर को दोनों हाथों की गिरफ्त में लिया। वो बोली, ये तो अच्छी बात नहीं है। पारस ने कहा, क्या तुम्हारा दिल धड़क रहा है? वो हंसते हुए बोली, दिल तो रोज ही धड़कता है, और तुम्हें देखकर और जोर जोर से धड़कने लगता है। वो उस पर झुकने लगा। वह अचानक एक झटके से अलग होकर बोली, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म की क्या बात है, हम दोस्त हैं। मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए, तुम गंदे बच्चे हो। पारस इससे आगे कुछ ना सुन सका। गुस्से में तेजी से चलता हुआ कमरे से निकल गया। वह लंबे लंबे डग भरता हुआ वहां से निकलकर अपने कॉटेज की तरफ जा रहा था और दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह की इस मासूम बच्ची से दिल लगाए। ये तो बूढ़ी हो जाएगी, इसकी कमर झुक जाएगी, लेकिन ये कभी जवान नहीं होगी। वो नाकामो नामुराद अपने कॉटेज की तरफ आया, फिर उसे खोलकर अंदर कदम रखते ही ठिठक गया। रसवंती एक सोफे पर बैठी हुई थी। उसे देखते ही बोली, रुक क्यों गए? अच्छा काम करने वाले कभी ठिठकते नहीं, कभी झिझकते नहीं। तुम इस कदर जवान हो गए हो कि बुजुर्गों की आंखों में धूल झोंकने लगे हो। वह सर झुकाए बोला, खुदा का शुक्र है मैंने अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर शर्मिंदगी हो। मगर हाँ, आप मेरी वजह से इतनी रात तक जाग रही हैं, इसके लिए मुझे शर्मिंदगी है। जब औलाद नाफरमान हो तो माओ की नींदें उड़ जाती हैं। तुम वहां क्यों गए थे? ये मालूम करने कि वो मेरी शरीक हयात बनने के काबिल है कि नहीं। ये सोचना और समझना हमारा काम है। सॉरी मामा, मुझे जोजो के साथ जिंदगी गुजारनी है, इसलिए मुझे समझना चाहिए, और मैं इस नतीजे पर पहुंचाऊं कि उसके साथ तमाम उम्र नहीं गुजार सकूंगा। तुम दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हो, आज अचानक जज्बाती फैसला करोगे तो पछताओगे। मैं तुम्हारी तवक्को के खिलाफ यह फैसला करके आई हूं कि जल्द से जल्द उसकी और तुम्हारी शादी कर दी जाए। पारस ने चौंक कर सर उठाया। अपनी मामा को बेयकीनी से देखते हुए पूछा, ये आप क्या कह रही हैं? मैं सोच समझकर फैसला कर चुकी हूं। लेकिन मामा, वो नादान है, अभी तक मासूम बच्ची है। वो आज जवान है, कल बूढ़ी होगी, मगर मरते दम तक बच्ची ही रहेगी। फजूल बातें ना करो, मैं आज रात तुम्हें सोचने का मौका देती हूँ। कल मेरे पास आओ और साफ साफ बताओ मेरा फैसला तुम्हें मंजूर है या नहीं। वो कमरे से चली गई। पारस आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बिस्तर तक आया। थोड़ी देर बिस्तर पर सर झुकाए बैठा रहा, फिर आराम से लेटकर आंखें बंद कर ली। अपने दिमाग को हदायत दी कि सुबह 5 बजे तक सोता रहे। इस दौरान अगर कोई गैर मामूली बात हो तो उसकी आंख खुल जाए। इसके बाद वो रफ्ता रफ्ता गहरी नींद में डूब गया। कोई आधे घंटे से ज्यादा सो ना सका। अचानक ही आंख खुल गई। उसने हैरान होकर सोचा, क्या बात है? क्या यहां कोई गैर मामूली बात हो रही है? वह फौरन उठकर बैठ गया। कमरे में चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। खिड़की और दरवाजे को देखा। दरवाजा खुला हुआ था और वो सोते वक्त उसे बंद करना भूल गया था। तब उसने सोचा, शायद यही बात है। दरवाजा हवा से खुला तो मेरी आंख खुल गई, जबकि दरवाजे को बंद करना चाहिए था और यह मेरी गलती है। वो दरवाजा बंद करके बिस्तर पर आया। उसकी एक सोच कह रही थी, बात असल में कुछ और है। यकीनन कोई गैर मामूली बात हुई है जिसकी वजह से मेरी आंख खुल गई है। वो गैर मामूली बात क्या इस वक्त समझ में नहीं आ रही। वो आराम से लेट गया। उसने सोचा, मैं दिमाग को हदायत नहीं दूंगा, मेरे नसीब में सोना नहीं है। माँ अपनी ममता से हमेशा महरूम करती रही, आज जोजो ने भी मायूस कर दिया। उसकी दूसरी सोच ने कहा, मुझे मायूस नहीं होना चाहिए, मेरे मिजाज में जिंदा दिली है। मुझे हर जख्म हंसते हंसते सहना चाहिए। जिस तरह बचपन में हर काम वक्त पर करता है, उसी तरह मुझे वक्त पर सोना चाहिए। मैं अपने दिमाग को हदायत दूंगा। फिर वो बेख्तियार दिमाग को हदायत देने लगा, मैं सुबह 5 बजे तक सोता रहूंगा। मैंने खिड़कियां और दरवाजे अंदर से बंद कर दिए, खतरे की बात नहीं है, लिहाजा 5 बजे से पहले मेरी आंख नहीं खुलेगी। फिर उसने महसूस किया कि उस पर नींद गालिब आना चाहती है। दरअसल यही गैर मामूली बात थी जिसने उसकी आंखें खोल दी थी, लिहाजा उसने अपने आप को इस दूसरी नादीदा सोच के हवाले कर दिया। पूरे जिस्म को ढीला छोड़कर यूं सुकून से सांस लेने लगा जैसे गहरी नींद में डूब गया हो। फिर वो जोजो का तस्वुर करने लगा ताकि यूं लगे जैसे उसे ख्वाब में देख रहा हो। जब किसी का तस्वुर करते हैं तो वह दिमाग की स्क्रीन पर नजर आता है और दिमाग की स्क्रीन पर ख्वाब भी दिखाई देते हैं। उसने स्क्रीन पर मामा को देखा। जाहिर है रसवंती ख्याल ख्वानी के जरिए खुद को उसके ख्वाबीदा दिमाग में ला रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, बेटे मैं तुम्हारी माँ हूँ, दिलो जान से तुम्हें चाहती हूँ। अगर तुम भी मुझे चाहते हो तो मेरी एक बात पर अमल करो। माँ आप हुक्म दीजिए, मैं आपके एक इशारे पर अपनी जान दे दूंगा। जान देने की जरूरत नहीं, मैं तुम पर तनवीमी अमल कर रही हूँ, तुम मेरे मामूल बनने के लिए ट्रांस में आ जाओ। मैं आपके कदमों में हूँ, आप मुझे तनवीमी अमल के जरिए जहाँ पहुँचाना चाहती हैं पहुँचा दीजिए। मैं जो सवाल करूँगी तुम उसका सही जवाब दोगे, मैं सही जवाब दूंगा। जो हुक्म दूंगी उसकी तामील करोगे, मैं तामील करूंगा। आज कितनी तारीख है? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसका मतलब है तुम गहरी नींद में हो। मैं कहती हूँ आज 7 तारीख है, तुम क्या कहते हो? मैं भी कहता हूँ आज 7 तारीख है। मैं कहती हूँ तुम्हारा नाम पारस नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा नाम पारस नहीं है। नहीं, तुम पारस हो, मैं पारस हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हारे दिमाग में दोहरे ख्यालात पड़े थे। तुम सोच रहे थे नींद से उठने का सबब कोई गैर मामूली बात थी। अब तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ कोई गैर मामूली बात नहीं थी, वो मेरे कमजोर ख्यालात थे जो खत्म हो गए। क्या जोजो को दिलो जान से चाहते हो?
मैं उसे अपनी रूह की गहराइयों से चाहता हूँ। क्या आज तुम उससे मायूस हो गए हो? मैं उससे मायूस हो गया हूँ। क्या उससे शादी करोगे? मैं इसी कश्मकश में हूँ। उसके बगैर रह नहीं सकता और उससे शादी करूंगा तो इस दवाजी जिंदगी नहीं गुजार सकूंगा। मैं हुक्म देती हूँ, तुम शादी करोगे, मैं शादी करूंगा। रफ्ता रफ्ता उसे इस दवाजी जिंदगी गुजारने पर माइल करोगे। मैं रफ्ता रफ्ता उसे इस दवाजी जिंदगी की तरफ माइल करूंगा। तुम जोजो और उससे होने वाले बच्चों पर भरपूर तवज्जो दोगे। सबसे पहले अहमियत अपने घर, अपनी बीवी और अपने बच्चों की होगी। तुम दूसरे मामलात में बराए नाम दिलचस्पी लोगे। पारस ने वादा किया कि वो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों पर भरपूर तवज्जो देगा और दूसरे मामलात में बराए नाम दिलचस्पी लेगा। रसवंती ने कहा, अगर जोजो का जहन बचकाना रहा और वह इस दवाजी जिंदगी गुजारने की तरफ माइल ना हुई तो तुम इदारे से बाहर जाकर अपने बाप के नक्शे कदम पर चलोगे। खुद को फरहाद अली तैमूर का बेटा साबित करने के लिए बाप की तरह अय्याशी करोगे। पारस एकदम से लरस गया। उसके चौंकने और लरजने से यह भेद खुल गया कि वो ना गहरी नींद में था, न ट्रांस में आया था और ना ही अपनी मामा का मामूल बना था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, फिर दोनों हाथों से मुंह छुपाकर बोला, मामा नहीं मामा, मुझे शर्म आ रही है। मेरी माँ मुझे कैसा दरस दे रही है। खुआ कैसे ही जानलेवा जख्म लगते रहे, मर्द की आंख से आंसू नहीं निकलते। पारस की आंखें भी खुश्क थीं लेकिन दिल रो रहा था और वो कह रहा था, मैं आपका बेटा हूं मामा, आपका बेटा हूं। बेटे को कुछ भी सिखाने और पढ़ाने के लिए तनवीमी अमल की क्या जरूरत है, टेलीपैथी की क्या जरूरत है। माँ का हुक्म काफी है। आप मुझे हुक्म दीजिए, मुझे बताइए आप क्या चाहती हैं। लेकिन नहीं, मैं किस लिए पूछूं कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि ये तो मुझे मालूम हो चुका है। आप चाहती हैं मैं जोजो के साथ और उसके होने वाले बच्चों के साथ घरेलू और इस दवाजी जिंदगी में मसरूफ रहूं, दूसरे मामलात में बराए नाम दिलचस्पी लूं। मैं बराए नाम भी दिलचस्पी नहीं लूंगा। मैं आपके बेटे को पूरा मौका दूंगा कि वो हमेशा मैदान अमल में रहे और हमेशा बड़े बड़े कारनामे अंजाम देता रहे। वह बिस्तर पर उठकर खड़ा हो गया, फिर बोला, ये कितने अफसोस की बात है कि आप मुझसे खौफज़दा हैं। आप जानती हैं मैं आपके बेटे से किसी तरह कम नहीं हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, अपने तौर तरीके बदल दूंगा, खुद को कमतर साबित करूंगा और आपके बेटे को अफजल और बरतर बनाने के मौके देता रहूंगा। लेकिन आप ये बात अच्छी तरह याद रखें कि यह सब कुछ मैंने ना तो तनवीमी अमल के ज़रिए असर होकर किया है और ना ही आपकी टेलीपैथी से खौफज़दा होकर। सीधी और साफ बात यह है कि मैं माँ के दिल से खौफ दूर करने के लिए मैदान छोड़ रहा हूँ। आपके बेटे पर एहसान कर रहा हूँ, उसे अफजल और बरतर रहने की भीख दे रहा हूँ। बस जाइए, मेरे दिमाग से चली जाइए। उसने अलमारी से जॉगिंग करने के लिए लिबास निकाला, उसे पहनकर मौजे और फिर कैनवस के जूते पहनते हुए बोला, मैं नहीं जानता आप मेरे दिमाग में मौजूद हैं या नहीं। मेरी दिमागी तवानाई अब तक बहाल नहीं हुई। आप चुपचाप चली आती हैं। मैं देखता हूँ कब तक ये कमजोरी रहेगी। मैं आज से मेहनत करूंगा और फिर अपने दिमाग को हसास बनाऊंगा। वो जूते पहनकर बाहर निकला, फिर दौड़ते हुए प्लेग्राउंड की तरफ जाने लगा। रात के 2 बजे थे। तमाम पहरेदार उसे हैरानी से देख रहे थे। इतनी रात को ना कोई जॉगिंग के लिए निकलता है, ना ही वर्जिश करता है। ये तो आराम से सोने का वक्त होता है। उन्होंने दोनों पारस को और वहां के तुलबा और तालबात को सुबह 4 बजे जॉगिंग करते और मुख्तलिफ किस्म की वर्जिश करते देखा था। पारस की तसल्ली नहीं हो रही थी। ग्राउंड के चारों तरफ जिम्नास्टिक सीखने, जूडो कराटे की तरबियत हासिल करने और जहन को बर्क रफ्तार बनाने के सिलसिले में बहुत कुछ सिखाने के इंतजाम किए गए थे। आज वो अपने अंदर का गुबार निकालने के लिए इन तमाम शोबों में जा रहा था। वह जिस शोबे में जाता रहा वहां के पहरेदार उसके लिए दरवाज़ा खोल देते थे और एक दूसरे से हैरानी का इजहार करते थे। एक इंचार्ज ने टेलीफोन के जरिए वहां के एक अहम बुजुर्ग को इतला दी, जनाब पारस बाबा रात के 2:15 बजे जिम्नाजियम हॉल में आए हैं, फिर यहां से दूसरे हॉल की तरफ गए हैं। उन पर कुछ जुनूनी कैफियत तारी है। जनाब शेख साहिब और दूसरे अहम अफराद फौरन वहां पहुंचे। उनके साथ रसवंती भी थी। पता चला वो ठीक 4 बजे मस्जिद की तरफ गया है। उससे इदारे के हाथ में एक छोटी सी मस्जिद थी। पारस वहां पहुंचकर सस्ता रहा था। फिर उसने जुराबें और जूते उतारकर एक तरफ रखे और वुजू किया। फिर वहां से चलता हुआ मस्जिद के सेन में आकर बैठ गया। इसके बाद उसने आंखें बंद की, दोनों हाथ टांगों पर रखे, फिर कलाम पाक की तिलावत करने लगा। उसकी आवाज़ दूर दूर तक गूंजने लगी। उसकी जुनूनी कैफियत के बारे में मालूम करने वाले मस्जिद के सेन में आकर रुक गए थे। वो बहुत ही पुरसोज लय में पड़ रहा था। उसकी आवाज़ दिलों में उतरती जा रही थी। साफ पता चल रहा था कि चोट खाया हुआ दिल रब्बे करीम की रहमतों को पुकार रहा है। तमाम सुनने वाले जज्ब के आलम में थे। वो कुछ सोचना कुछ देखना भूल गए थे। बस एक आवाज़ थी जो कानों से दिलों में उतर रही थी, दिलों से दिमागों में पहुंच रही थी और दिमाग से रूह में जज्ब हो रही थी और उन्हें समझा रही थी। जब दुनियावी तमाम रिश्तों और मोहब्बतों से मायूस हो जाओ और जब तमाम मुसाहिब से थक हार जाओ तो एक बार मस्जिद में ज़रूर आओ। यही तुम्हारी आखिरी पनाहगाह है। जनाब शेख साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए पारस के पास आकर खड़े हो गए। अब वो चुप हो गया था और गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जनाब शेख साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ए रब्बे करीम, ए रहमानो रहीम, मेरे बच्चे को कुव्वत बर्दाश्त और सुकून दे, आमीन।
एक ट्रांसफार्मर मशीन तबाह हो चुकी थी, एक रह गई थी, लेकिन नक्शे दो थे। एक सुपर मास्टर के मुल्क में था जिसे पारस मेरे और आला बीबी के तामुन से हासिल करने वाला था। दूसरा नक्शा जॉर्ज फ्रीमैन के पास था। ये कोई नहीं जानता था फ्रीमैन आजकल पेरिस में है। नक्शा उसी के पास है और ट्रांसफार्मर मशीन अफ्रीका के उसी जंगल में शेरों के गार के अंदर है। हम ये भी नहीं जानते थे कि फ्रीमैन किसी फ्रैंक सेलर गोडवानी का मोहताज है। मशीन तैयार करने के सिलसिले में वो उसे $1 करोड़ से ज्यादा ले चुका है और उससे वादा कर चुका है जैसे कोई ख्याल ख्वानी करने वाला उसकी गिरफ्त में आएगा तो वह टेलीपैथी की सलाहियतें फ्रैंक सेलर गोडवानी के दिमाग में मुंतकिल कराएगा। ये तमाम बातें मैं पहले बयान कर चुका हूँ, सिर्फ याददाश्त के तौर पर इतना बयान कर रहा हूँ कि गोडवानी बहुत ही बदसूरत था लेकिन बेइंतहा दौलतमंद था। दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी बंदरगाहों में अगर उसका एक जहाज आता तो दूसरा वहां से रवाना होता। दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों में उसके फ्लाइंग क्लब थे, यानी उसे सिर्फ बहरी जहाज़ों की ही नहीं हेलीकॉप्टरों और तैयारों की भी सहूलत थी। इस तरह उसके ताल्लुकात दुनिया के बदतरीन स्मगलरों से थे। वो टेलीफोन के जरिए या ट्रांसमीटर के जरिए दुनिया के जिस हिस्से में जो हुक्म सादिर करता था उसकी फौरन तामील होती। वह जितना बदसूरत था इतना ही हसीन औरतों का दिलदादा था, इसीलिए सलारा के पीछे पड़ गया था। फ्रीमैन ने अपनी बहन को उसे बचाए रखने के लिए एक डमी सलारा पेश कर दी थी, लेकिन अब मास्क मैन के पास से जो कैसेट आया था उस कैसेट में असली सलारा को देखकर गोडवानी बिदक गया और फ्रीमैन पर शुबा करने लगा था कि जो शख्स अपनी बहन के सिलसिले में धोखा कर सकता है वो ट्रांसफार्मर मशीन के सिलसिले में फ्रेब कर सकता है। लिहाजा गोडवानी अब दोहरी चाल चल रहा था। उसने अपने एक दस्ते रास्त को भारी रकम देकर फ्रीमैन के पीछे लगा दिया था और उसका दस्ते रास्त एक गैंग बनाकर दोहरी चाल चल रहा था। एक तरफ उसने रेड पावर के बॉस से यह सौदा तय किया था कि ट्रांसफार्मर मशीन उसकी नज़रों में है, वो किसी वक्त भी उसे हासिल कर सकता है। अगर एक ख्याल ख्वानी करने वाला हासिल हो जाएगा तो मास्क मैन के एक आदमी के दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल की जाएंगी। इसके एवज सलारा को वापस कर दिया जाएगा। मकसद यही था कि सलारा हासिल होगी तो उसे गोडवानी की ख्वाबगाह में पहुंचा दिया जाएगा। गोडवानी का वो दस्ते रास्त बदनाम मुजरिमों का एक गैंग बनाने के बाद जॉर्ज फ्रीमैन को ब्लैकमेल कर रहा था। उसने टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम किया। फ्रीमैन कई परेशानी में उलझा हुआ था। टेलीफोन की घंटी सुनकर चौंक गया। चौंकने की वजह भी थी, कोई ये नहीं जानता था कि गोडवानी के इस बंगले में वो छुपा हुआ है। वो बहुत कम बंगले से बाहर निकलता था, कोई उसका शनासा नहीं था और ना ही वो किसी को फ़ोन करता था। फिर किसी का फ़ोन कैसे आ सकता था? बहरहाल उसने आगे बढ़कर रिसीवर उठाया। उसे किसी का कहकहा सुनाई दिया। फिर कहका लगाने वाले ने कहा, हेलो मिस्टर जॉर्ज फ्रीमैन। उसने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे ब्लाइंड एरो यानी अंधा तीर कहती है और अंधा तीर अंधेरे में छुपे हुए टारगेट तक पहुंच जाता है। तुम मुझे कैसे जानते हो? ट्रांसफार्मर मशीन ने तुम्हें सारे ज़माने में मशहूर कर दिया है। मैं तो ऐसे गुमनाम मुजरिमों तक पहुंच जाता हूं जो छुपकर वारदात करते हैं और कभी मंजर-आम पर नहीं आते। तुम इस कदर मशहूर होने के बावजूद छुपने की हमाकत कर रहे हो। आज नहीं तो कल फरहाद अली तैमूर या सुपर मास्टर या मास्क मैन या किसी और खतरनाक तंजीम वालों की नज़र में आ सकते हो और जानते हो उनकी नज़र में किस तरह आ सकते हो। मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, तुम बहुत पुरस्कार बनने की कोशिश कर रहे हो, क्या खुलकर सामने नहीं आ सकते? मैं अंधेरे का तीर हूं और अंधेरे में ही सनसनाता उगाता हूं। तुम अपनी फिक्र करो। तुम अभी कह रहे थे मैं किसी की भी नज़र में आ सकता हूं, मगर कैसे? मैं तो छुपा हुआ हूं। अगर छुपे हुए हो तो मेरी नज़रों में कैसे आ गए? मैं हैरान हूं, मेरा एक ही राजदार है। आज से मुझे भी अपना राजदार समझो। तुम क्या चाहते हो? कैसा बचकाना सवाल है। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं, अहमियत सिर्फ मशीन की है। बात कुछ समझ में आई? यानी तुम भी मशीन के दीवाने हो? दूसरों की तरह दीवाना तो नहीं हूं, बस थोड़ा सा फायदा उठाना चाहता हूं। क्या तुम अपने दिमाग में टेलीपैथी का इल्म मुंतकिल कराना चाहते हो? कुछ ऐसी ही बात है। फिलहाल तुम मुझे उस मशीन तक पहुंचा दो। अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझे सोचना होगा तुम्हारे पास किसे पहुंचाया जाए। फरहाद अली तैमूर को, सुपर मास्टर को, मास्क मैन को? वैसे यहूदी भी इस मामले में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और वो मुझे भारी से भारी रकम अदा कर सकेंगे। तुम कितनी रकम चाहते हो मुझसे बोलो। जिसके पास जो चीज़ होती है वही मांगी जाती है। तुम्हारे पास मशीन है, मशीन मांग रहा हूं, इस वादे के साथ कि मशीन पर कब्जा नहीं जमाऊंगा। वो जहां भी छुपा कर रखी गई है मैं उसे सही सलामत निकाल लाऊंगा। यहां छुपाने के लिए तुम्हें किसी खुफिया अड्डे की जरूरत होगी, उसका इंतजाम कर दूंगा। मुझे सोचने की मोहलत दो। जितनी मोहलत चाहते हो मिल जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। तुम ये जगह छोड़कर जहां भी जाओगे मैं वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। जॉर्ज फ्रीमैन ने अपना रिसीवर क्रैडल पर रखते हुए सोचा, यह नई मुसीबत आ गई। आखिर है कौन? ये मुझ तक कैसे पहुंच गया है? इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां छुपा हुआ हूं? वो अपने मोहसिन फ्रैंक सेलर गोडवानी पर शुबा नहीं कर सकता था। वो भला किसी दुश्मन को पीछे क्यों लगाएगा, जबकि उसे बराह रास्त फ्रीमैन से फायदा पहुंचने वाला था। वो रिसीवर उठाकर उन तमाम नंबरों पर बारी बारी राब्ता कायम करने लगा जहां गोडवानी से राब्ता कायम होने की तवक्को थी। वो एक फ़ोन नंबर पर मिल गया। उसने पूछा, क्या बात है मिस्टर गोडवानी?
मैं एक नई मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ। कोई शख्स मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं फ़ोन पर खुलकर बात नहीं कर सकूंगा। तुम फौरन चले आओ। गोडवानी ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसने मुस्कुराकर रिसीवर रख दिया। वो जानता था उसके दस्ते रास्त ने ही उसे ब्लैकमेल किया होगा और अब वो घबराकर इसी सिलसिले में बात करने वाला है। वो थोड़ी देर बाद कार में बैठकर उसी बंगले में पहुंच गया जहां फ्रीमैन छुपा हुआ था। वो बहुत परेशान था, इधर से उधर टहल रहा था। गोडवानी ने पूछा, क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो? सुनोगे तो तुम भी परेशान हो जाओगे, किसी को मेरा ये ठिकाना मालूम हो गया है। उसने शदीद हैरानी का इजहार किया। क्या बात कर रहे हो? भला ये ठिकाना किसे मालूम होगा? मैं इसी बात पर हैरान हूं। मेरी समझ में एक ही बात आती है। जल्दी बोलो, मेरी परेशानी में इजाफा न करो। तुम पुर्तगाल के बहुत से वो कैसेट लेकर आए थे। मैं यकीन से कहता हूं तुम्हारा ताकुब किया गया था। तुम खुशफहमी में हो कि किसी की नजरों में नहीं आए थे। अब तुम ही बताओ कि और कौन यहां तक पहुंच सकते हैं? गोडवानी सोचने के अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया, फिर तायद के अंदाज में सर हिलाकर बोला, ऐसा हो सकता है। हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहिए। यकीनन मेरा ताकुब किया गया है। बहरहाल अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम बताओ, वो ब्लैकमेलर क्या कह रहा था? क्या तुमने उसे कुछ मोहलत मांगी है? वो कह रहा था जितनी मोहलत चाहूं मिल सकती है, लेकिन मैं उनकी नजरों में हूं। वो मेरा ताकुब करेंगे, फिर वो ब्लैकमेलर कहीं भी मेरे पास पहुंच जाएगा। उसे बकने दो, मैं किसी तरह भी तुम्हें यहां से छुपा कर ले जाऊंगा। तुम इस मुल्क में नहीं रहोगे, यहां से यूनान जाओगे। एथेंस में मेरा एक खूबसूरत बंगला है। उसके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हैं और जानने वाले भी मेरे आदमी हैं। कोई वहां तक तुम्हारा ताकुब नहीं करेगा। अब मुझे बताओ, वो ब्लैकमेलर क्या कह रहा था? जॉर्ज फ्रीमैन उसे वह सारी गुफ्तगू सुनाने लगा जो उसके और ब्लैकमेलर के दरमियान होती रही थी। गोडवानी ने कहा, आज आधी रात के बाद मेरे फ्लाइंग क्लब में एक हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए तैयार रहेगा। मेरे 2 आदमी गाड़ी लेकर रात के किसी हिस्से में आएंगे। तुम अपना मुख्तसर सा सामान लेकर यहां से निकल जाना। तुम्हें सामान की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे पहनने ओढ़ने और दूसरी जरूरियात के लिए जिस चीज की जरूरत होगी वो तुम्हें एथेंस में मिल जाएगी। मिस्टर गोडवानी, मेरे पास एक ब्रीफकेस है। उसमें मशीन का नक्शा और उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। मैं उसे साथ रखता हूँ। मशीन तो मुझसे दूर हो चुकी है, पता नहीं उसे वहां से निकालने का कब मौका मिलेगा। कम अज कम नक्शा तो मेरे पास रहना चाहिए। जब तुम कहते हो नक्शा तुम्हारे पास रहना चाहिए तो ठीक है, अपने पास ही रखो, वरना ये मेरे पास भी महफूज रह सकता है। मिस्टर गोडवानी, मेरी बात का बुरा न मानना। मैं इस नक्शे को और इसकी तफसीलात को साथ रखकर रोजाना जुबानी याद करते रहता हूँ। अपने दिमाग में नक्श कर लेना चाहता हूँ। इसका मेरे पास रहना जरूरी है। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ वो ब्रीफकेस लेकर यहां से निकल जाना। बाकी जरूरत का हर सामान तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। वो अजब जंजाल में फंसा था। जब चारों तरफ दुश्मन हो और पनाह देने वाला एक ही मोहसिन हो, तो वो मोहसिन किसी तौर भी दुश्मन नजर नहीं आता। हर हाल में उस पर भरोसा करना पड़ता है। उसने शाम ही से बंगले की तमाम बत्तियां बुझा दी थी और अंदर और बाहर हर तरफ अंधेरा था। गोडवानी ने उसे यकीन दिलाया था कि वो फरार होते वक्त इस इलाके की बिजली फेल करा देगा, और उसने ऐसा ही किया। रात के 2 बजे बिजली चली गई। उसी वक्त एक गाड़ी उसके बंगले के सामने आकर रुकी। एक शख्स दौड़ता हुआ अंदर आया। फिर उसने पूछा, मिस्टर फ्रीमैन, कम ऑन हरी अप। फ्रीमैन ने ब्रीफकेस उठाया, फिर उसके साथ तेजी से चलता हुआ कार की पिछली सीट पर आकर बैठ गया। वहां पहले ही 4 आदमी मौजूद थे। उसे दरमियान में बिठा लिया गया। जब कार स्टार्ट हुई तो उसने परेशान होकर पूछा, मुझे कहा गया था सिर्फ 2 आदमी लेने आएंगे। मिस्टर फ्रीमैन, आपके लिए खतरात ज्यादा हैं, हिफाजत भी उसी तरह होनी चाहिए। गाड़ी तेज रफ्तारी से फ्लाइंग क्लब की तरफ जा रही थी। फ्रीमैन सहमा हुआ था और परेशान होकर कभी पीछे और कभी दाएं बाएं खिड़की के पार देखता था। रात के वक्त यह अंदाजा करना मुश्किल था कौन सी गाड़ी ताकुब में है। वीरान रास्ते में इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आ रही थीं। ऐसे ही वक्त 2 गाड़ियां उनके दाएं बाएं चलने लगी। एक गाड़ी सामने नजर आ रही थी और एक गाड़ी पीछे हॉर्न दे रही थी। फिर दाएं बाएं चलने वाली गाड़ियों से बंदूकें निकल आईं। एक ने चीख कर कहा, आगे पीछे भी रास्ता बंद है। अगर मुकाबला करोगे तो कुछ हमारे आदमी मारे जाएंगे और कुछ तुम्हारे। बेहतर है गाड़ी रोककर हमारी बात सुन लो। जॉर्ज फ्रीमैन ने घबरा कर कहा, गाड़ी ना रोकना, मेरे पास बहुत अहम चीज़ है, ये उनके हाथ लग जाएगी। उसी वक्त एक फायर हुआ। फायरिंग के साथ ही पहिए के ब्रस्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। वो गाड़ी जरा डगमगाई, फिर रुक गई। फ्रीमैन के पास बैठे हुए शख्स ने कहा, खबरदार, हमें से कोई गोली ना चलाए, हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जॉर्ज फ्रीमैन परेशान होकर बौखलाकर इधर उधर सर घुमाकर देख रहा था। चारों तरफ से रिवॉल्वर और राइफल वाले इस गाड़ी को घेर चुके थे और इन्हें बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। मजबूरन हुक्म की तामील करना पड़ी। वो एक एक करके बाहर निकले। बेचारे वाकई मजबूर थे। हथियार साथ होते हुए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उन्हें घेरने वालों में से एक के हाथ में कोई तस्वीर थी। वह तस्वीर देख रहा था, उन सबके चेहरों को गौर से देख रहा था। फिर उसने कहा, यह जॉर्ज फ्रीमैन है, ये उसकी तस्वीर है। एक शख्स ने रिवॉल्वर की नाल उसके सीने से लगाते हुए कहा, अच्छा, तो तुम यहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे और ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
फ्रीमैन अपने ब्रीफकेस को पीछे की तरफ छुपाना चाहता था। पीछे खड़े हुए शख्स ने उसके हाथ से छीन लिया। वह तड़प कर बोला, ये मेरा ब्रीफकेस है, इसमें ज़रूरी कागजात हैं, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होगा, प्लीज़ ये मुझे वापस कर दो। उसके मुंह पर एक घुंसा पड़ा। दूसरे तमाम अफराद जॉर्ज फ्रीमैन के साथ आने वाले की तलाशी ले रहे थे और उन्हें हथियारों से खाली कर रहे थे। फिर एक ने कहा, चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठ जाओ, बाहर निकलोगे तो गोली मार दी जाएगी। उन सबको हुक्म की तामील करना पड़ी। वो एक एक करके बैठ रहे थे। जॉर्ज फ्रीमैन चीख चीख कर कह रहा था, मेरे कागजात से तुम्हारा कोई भला नहीं होगा और ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे, ये मुझे वापस कर दो। एक ने उसे लात मारी। वो गाड़ी के अंदर चला गया। आने वाले दौड़ते हुए अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ गए। फिर देखते ही देखते वो गाड़ियां स्टार्ट होकर तेजी से दौड़ती हुई उनकी नज़रों से ओझल होती चली गईं। जॉर्ज फ्रीमैन सख्ते की हालत में दीदे फैलाए मुंह खोले एक तरफ तकता रह गया। वह इस नक्शे को और इसकी तफसीलात को अपने सीने से लगाए रखता था। यही एक चीज़ थी जो हमेशा उसके साथ रहती थी। आज वो भी हाथ से निकल गई थी। ले दे के एक मशीन रह गई थी जो भी ना होने के बराबर थी, क्योंकि उसे हज़ारों मील दूर पड़ी हुई थी। सिर्फ वही उसके मुतल्लिक जानता था और जाने के बावजूद खुद वहां नहीं जा सकता था। उन्होंने गाड़ी का पहिया तब्दील किया और फिर फ्लाइंग क्लब पहुंचे। वहां फ्रीमैन ने गोडवानी से फ़ोन के जरिए राब्ता कायम किया। फिर कहा, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उस ब्लैकमेलर के आदमी मेरा ब्रीफकेस ले गए हैं, मेरा सारा सरमाया ले गए हैं। अब मैं दूसरी मशीन कभी तैयार नहीं करा सकूंगा। गोडवानी ने कहा, तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। उस नक्शे का हाथ से निकल जाना इस बात की दलील है कि तुम कदम कदम पर नाकाम हो रहे हो और बदनसीबी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रही। जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ और फ़ोन पर बातें ना करो। मैं तुमसे एथेंस में मुलाकात करूंगा। वह सुबह एथेंस पहुंच गया और बड़ी बेचैनी से गोडवानी का इंतजार करने लगा। उसने ट्रांसफार्मर मशीन तैयार करने के दौरान नाकामी के मुतल्लिक सोचा था। यह उसकी आदत थी कि जहां अपने फ़ायदे की बात सोचता वहां नुकसान का भी ख्याल रखता था। उसने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा ये नाकामी होगी कि कोई टेलीपैथी जानने वाला हाथ नहीं आएगा। इतनी मेहनत से तैयार की हुई ट्रांसफार्मर मशीन हाथी के दांत बन जाएगी, जो दिखाने के लिए होते हैं, खाने के लिए नहीं होते। वो गोडवानी का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था, इस मशीन ने उसे क्या दिया और इससे क्या लिया। मशीन ने बहुत कम उसे फ़ायदा पहुंचाया, मगर नुकसान ज़्यादा पहुंचा रही है। उसकी जान का अजाब बन गई है। आज उसका कोई घर नहीं है, जबकि एक बहुत बड़े किले का मालिक था। टेक्सास सिटी में इन बहन भाइयों के शानदार बंगले थे और कई खुफिया अड्डे थे। वो सब चीज़ें अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वहां जाकर पनाह नहीं ले सकता था। पनाह लेने के लिए वो गोडवानी का मोहताज था। उसका सबसे बड़ा सरमाया और उसकी मेहनत का समर वो मशीन थी, जो अब अफ्रीका के जंगल में एक जगह छुपा कर रख दी गई थी। वो इस मशीन को अपना नहीं कह सकता था, और जिस चीज़ को अपनाया ना जा सके, जिसे हाथ ना लगाया जा सके, जिसे उठाकर अपने घर ना लाया जा सके, वो चीज़ अपनी कैसे हो सकती है। हाँ, मशीन का वो नक्शा उसके पास था। उसे इत्मीनान था कि मशीन को कुछ हो गया, वो हाथ ना आई या वो तबाह हो गई तो कोई बात नहीं। टेलीपैथी सीखने के दीवाने बहुत मिलते हैं और इस सिलसिले में गोडवानी की तरह बड़ी बड़ी रकमें भी लगा सकते हैं। वो नक्शे की मदद से दूसरी मशीन तैयार कर सकता था। गोया वो नक्शा मशीन से ज़्यादा अहम था। लेकिन आज वो भी हाथ से क्या गया, जिस्म से जान निकली जा रही थी। दिन के 2 बजे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। वो तेज़ी से चलते हुए टेलीफोन की तरफ जाने लगा। वो समझ गया था कि गोडवानी उसे राब्ता कायम करना चाहता है। फिर वो रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते बढ़ाते ठिठक गया। गोडवानी ने कहा था, कोई बात टेलीफोन पर नहीं होगी, वो खुद यहाँ पहुँच रहा है, और जब पहुँच रहा है तो टेलीफोन की घंटी क्यों बज रही है। उसने आहिस्तगी से रिसीवर उठाया, फिर कान के करीब लाया। हेलो हेलो मिस्टर जॉर्ज फ्रीमैन, हेलो। उसने सिर्फ एक बार ब्लैकमेलर से बात की थी। वो खुद को ब्लाइंड एरो कहता था। एक बार उसकी आवाज़ सुनने के बाद वो उसे अच्छी तरह पहचान गया था। इस वक्त भी वही आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो कह रहा था, तुम कहाँ तक भागोगे, दुनिया के किस हिस्से में जाओगे? मैं तुम्हारी कब्र में भी घुसकर पूछूंगा, बताओ वो ट्रांसफार्मर मशीन कहाँ है? तुम बताओगे, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, वरना सुपर मास्टर, मास्क मैन फरहाद अली तैमूर और यहूदी जासूस तुम पर बैक वक्त हमला कर सकते हैं। उन सबको मैं ही तुम्हारा मौजूदा पता बताऊंगा, बल्कि हर वो ठिकाना बताऊंगा जहां आइंदा तुम मौजूद रहोगे। वह शैतानी कह के लगा रहा था। जॉर्ज फ्रीमैन ने चीख कर कहा, यू शट अप, आखिर तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं पेरिस यहाँ पहुंच गया हूँ? तुम्हें शायद पता नहीं, मैं आदमी की सूरत में एक कुत्ता हूँ। अपने शिकार की बू दूर से सूंघ लेता हूँ। तुम देख रहे हो किस तरह तुम्हारी बू सूंघता हुआ पीछे पीछे चला रहा हूँ। वो समझ गया इससे बहस करना फजूल है। वो एक बदरू की तरह पीछे पड़ गया है। इससे पीछा छुड़ाना आसान ना होगा। उसने रिसीवर रख दिया। वहां से पलटकर शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक सोफे पर बैठ गया। उसका दिल डूब रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह मौत की पस्तियों में जा रहा है और अब उसे जिंदगी की तरफ कोई नहीं ला सकेगा। यकबारगी वो चीख मारकर उछल पड़ा। टेलीफोन की घंटी फिर बज रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने गोली मारी हो। वो घंटी की आवाज़ उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। वो परेशान होकर उधर देख रहा था। आगे बढ़कर हाथ लगाने को जी नहीं चाहता था। दिमाग ने समझाया निजात मुमकिन नहीं। इस ब्लैकमेलर से बात करना ही चाहिए, वरना वो यहाँ पहुँच जाएगा या दूसरे दुश्मनों को पहुँचा देगा। वो बोझल कदमों से टेलीफोन की तरफ यूं जाने लगा जैसे कोई जिंदगी की आखिरी सांसें लेता हुआ फांसी के फंदे तक जा रहा हो।
फिर उसने रिसीवर उठाकर जोर से धाड़ते हुए कहा, क्या है, क्यों परेशान कर रहे हो? ले आओ अपने हथियार। कितने हथियार हैं तुम्हारे पास? मुझे गोलियों से छलनी कर दो, मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारी चाल में नहीं आऊंगा। दूसरी तरफ से गोडवानी की आवाज़ सुनाई दी, जॉर्ज तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों चीख रहे हो? वो एकदम से होश में आ गया, यूं लगा जैसे भयानक ख्वाब से बेदार हुआ हो। गोडवानी ने ऐन वक्त पर सहारा दिया था। वो देर तक इत्मीनान से सांसें लेता रहा। दूसरी तरफ से गोडवानी बार बार पूछ रहा था, हेलो हेलो जॉर्ज, तुम जवाब क्यों नहीं देते? हेलो जॉर्ज। फिर उसने जवाब दिया। अभी उस ब्लैकमेलर का फोन आया था, चैलेंज कर रहा था कि वो बू सूंघकर दुनिया के किसी समय भी पहुंच सकता है। गोडवानी ने हैरानी का इजहार किया, ओ गॉड, क्या वो कमबख्त यहां भी पहुंच गया? हाँ, उसने साबित कर दिया कि वो कहीं भी पहुंच सकता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो शख्स इतनी कामयाबी से ताक़ुब करता हुआ इतनी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच सकता है। गोडवानी वो जल्दी नहीं पहुंचा, पूरे 12 घंटे बाद उसने फ़ोन किया है। इसका मतलब है वो मेरे मुतल्लिक मालूमात हासिल कर रहा था। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। तुम्हारे फ्लाइंग क्लब के रजिस्टर में यह दर्ज होता है कि कौन सा हेलीकॉप्टर किस मुल्क और किस शहर में जा रहा है। ये बात हुकूमत के मुतल्लिका अफसरान को भी मालूम होती है। क्या उन अफसरान को भारी रिश्वत देकर मालूम नहीं कर सकता कि मैं यहाँ पहुँच गया हूँ? तुम दुरुस्त कहते हो, वो शख्स वसीज़ राय का मालिक होगा। वो जो भी है, तुम फ़ौरन मेरे पास आओ, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे यूँ लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी के दिन बहुत थोड़े से रह गए हैं। मुझे तुमसे हमदर्दी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, यकीन करो। जब तक तुम मेरे साए में हो, मैं ना तो तुम्हें हराम मौत मरने दूंगा और ना ही दुश्मनों के हाथ लगने दूंगा। मिस्टर गोडवानी, इतनी बातें करने से बेहतर है फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। अहमकाना बातें ना करो। वो शख्स पेरिस से यहाँ पहुँच गया है। उसके आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे हैं। वो मुझे भी तुम्हारे साथ देखेंगे, फिर मेरे भी पीछे पड़ जाएंगे। मैं तुम्हारी तरफ से सलारा की रिहाई के लिए भरपूर कोशिश नहीं कर सकूंगा। उस ब्लैकमेलर के दाम में उलझता चला जाऊंगा। नहीं जॉर्ज, नहीं, मुझे फ़िलहाल तुमसे दूर रहना चाहिए। तुम भी दूर रहोगे तो मुझे किसका सहारा होगा? घबराते क्यों? मैं दूरी दूर से तुम्हारे काम आता रहूंगा। मेरा मशवरा है, इस शहर में छुप कर ना रहो। उनकी नज़रों में आ गए तो आज़ादी से बाहर निकलो, घूमते फिरते रहो, बाहर की ताज़ा हवा खाते रहो। शायद उससे निजात पाने की कोई उम्दा सी तरकीब दिमाग में आ जाए। वहाँ मेरी अलमारी के अंदर जो छोटी सी तिजोरी है, वह नंबरों की तरतीब से खुलती है। उस तिजोरी में कम से कम $1,00,000 होंगे। तुम जितनी चाहो रकम ले सकते हो। मैं बाद में राब्ता कायम करूंगा। मिस्टर गोडवानी, रिसीवर ना रखना। वो ब्लैकमेलर अब और खुल गया है, मुझसे मशीन का पता मालूम करना चाहता है। वह सख्ती से बोला, जॉर्ज, मैंने कितनी मरतबा समझाया फ़ोन पर मशीन के सिलसिले में कोई बात न किया करो। हमारी बात दूसरी जगह सुनी जा सकती है। मैं जल्दी मौका देकर तुमसे मुलाकात करूंगा, फिर इस सिलसिले में बातें होंगी। दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। जॉर्ज फ्रीमैन ने चीख कर कहा, मैं कहता हूँ रिसीवर ना रखो। क्या तुम मौका देकर मुलाकात करोगे? तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुम भी इस बुरे वक्त में मेरा साथ छोड़ रहे हो, मुझसे दूर रहना चाहते हो। अगर यह अलमारी की तिजोरी में $1,00,000 है तो मैं क्या करूं? क्या यह रकम मुझे उस ब्लैकमेलर से निजात दिला सकती है? किसी तरह उसे छुपा सकती है? जब से वो मशीन तैयार हुई है, दिन रात यही धड़का लगा रहता है कि कोई उसे छीन कर ले जाएगा। तुम कहते हो मैं फ़ोन पर मशीन की बात ना करूं। अरे तो फिर कब करूं, कहाँ करूं? वह ब्लैकमेलर तुम्हें मुझसे मिलने नहीं देगा। तुम उससे छुपते फिरोगे और वो मुझे सुपर मास्टर, मास्क मैन और फरहाद अली तैमूर के हवाले कर देगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? तुम खामोश क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? हेलो हेलो। उसने घूर कर रिसीवर को देखा, फिर जोर से क्रैडल पर पटक दिया। जी चाहता था अपना सर भी पटकना शुरू कर दे। कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जिस बंगले में वो खड़ा है उसकी 4 दीवारी में कहीं खिड़की दरवाज़ा नहीं है, कहीं से फरार का रास्ता नहीं है। वो कैद होकर रह गया है। दुनिया जो बहुत बड़ी नजर आ रही थी अब सिर्फ 4 दीवारी तक महदूद हो गई है। और वह ब्लैकमेलर जब चाहे मशीन के तमाम दीवानों को इस 4 दीवारी में पहुंचा सकता है। वो थोड़ी देर तक इधर से उधर टहलता रहा, फिर ज़रा नॉर्मल होकर सोचने लगा। मैं गुस्से में हूँ, झुंझलाहट में मुब्तला हूँ। उस ब्लैकमेलर से शिकस्त पर शिकस्त खानूं और अपनी जहानत से काम नहीं ले रहा। और जहानत से काम लेने का तरीका यही है कि खुद को हर हाल में नॉर्मल रखा जाए, गुस्से को दिमाग में ना आने दिया जाए, दिमाग में जो इंतशार है उसे दूर किया जाए और सिर्फ एक बात पर तवज्जो मरकूज की जाए कि निजात कैसे मिल सकती है। जब उसने ठंडे दिमाग से खुद को छुपाने के सिलसिले में सोचना शुरू किया तो बात समझ में आ गई। उसे मेकअप में रहना चाहिए, चुपचाप इस घर से निकल जाना चाहिए। बाहर निगरानी करने वाले और ताकुब करने वाले आखिरकार इंसान हैं, कोई बदरू तो नहीं है कि जहां जाएगा वहां पहुंच जाएंगे। वो उन्हें डॉज देने की कोशिश कर सकते हैं। इस रहायशगाह में मेकअप वगैरह का सामान नहीं था। अलमारी में मुख्तलिफ साइज के मलबूसात थे। वो कोई मुनासिब सा लिबास पहनकर निकल सकता था। उसने फ़ौरन ही अपने इरादे पर अमल किया। लिबास तब्दील करके तिजोरी से $50,000 निकाले। वो सब बड़े नोट थे, 2 जेबों में आ गए। बंगले की पीछे वाली गली में शादो नादिर ही कोई नजर आता था। आसपास रहने वाले लोग कभी कभी दिखाई देते थे। उसने बंगले का पिछला दरवाज़ा खोलकर दूर दूर तक नजरें दौड़ाईं। कुछ लोग आते जाते दिखाई दिए, मगर उनमें ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आया जो बाकायदा उसकी निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया हो। वो हौसला करके बंगले से निकल आया, बाउंड्री की दीवार फलांग कर गली में आया, फिर तेजी से चलते हुए एक तरफ जाने लगा। इस बंगले से दूर जाने के दौरान वो कई बार अचानक रुक जाता था और पलट कर देखता था। शायद कोई आ रहा हो तो उसे देखकर ठिठक जाए।
लेकिन ऐसा कोई नजर नहीं आया। उसने मेन रोड पर पहुंचकर एक टैक्सी रुकवाई, फिर उसकी पिछली सीट पर बैठकर बोला, किसी बड़ी सुपरमार्केट तक ले चलो। गाड़ी आगे बढ़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई ऐसी गाड़ी दिखाई नहीं दी जो उसके ताक्कुब में आ रही हो। उसने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम मुकामी बाशिंदे हो? जी हाँ जनाब। कितने अरसे से टैक्सी चला रहे हो? यूं समझिए टैक्सी चलाते चलाते जिंदगी गुजर गई है। फिर तो इस शहर के चप्पे चप्पे से वाकिफ होगे और बांध बांध के लोगों को जानते होगे। जी हाँ जनाब, बात तो कुछ ऐसी ही है। आपका कोई काम हो तो मुझे बताएं, मैं तुम्हें $1000 इनाम के तौर पर दूंगा। समझिए काम हो गया, हुक्म दीजिए। किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो 1 घंटे के अंदर पासपोर्ट तैयार कर दे? क्या अभी ऐसे आदमी के पास ले चलूं? बेशक, मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। आधे घंटे बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचा जहां के लोग ज्यादा खुशहाल नहीं थे। आवारा किस्म की औरतें और मर्द भी दिखाई दिए। ड्राइवर ने कहा, यहाँ गली गली में कुमारखाने हैं, देसी शराब तैयार होती है। यहाँ हर तरह के मुजरिम पाए जाते हैं, आपकी ज़रूरत का मुजरिम भी यहीं रहता है। उसने एक मकान के सामने गाड़ी रोक दी। मकान के सामने वाले हिस्से में एक फोटोग्राफर की दुकान थी। ड्राइवर ने वहां जाकर बात की, फिर इशारे से जॉर्ज को अपनी तरफ बुलाया। जॉर्ज फ्रीमैन गाड़ी से उतरकर दुकान में गया। एक तगड़े किस्म के बदमाश ने पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैं अपना हुलिया बदलकर एक पासपोर्ट तैयार कराना चाहता हूँ। इसका मतलब है आपको सिर्फ पासपोर्ट की नहीं बल्कि हुलिया बदलने की भी ज़रूरत है। इसके लिए आपको 2 आदमियों का मुआवजा अदा करना होगा। मुझे मंजूर है। क्या मैं यकीन करूं कि तुम में से कोई मेरे मौजूदा हुलिया के मुताल्लिक किसी से कुछ नहीं कहेगा? उस तगड़े बदमाश ने कहा, हमारा पेशा यही है, हम इसी की कमाई खाते हैं। अगर बेईमानी करेंगे तो हमारा धंधा एक दिन में नहीं चलेगा। इसी बस्ती से एक मेकअप मैन को बुलाया गया। वह मेकअप करने वाला बूढ़ा था मगर बहुत ही तजुर्बाकार। उसने काम आहिस्ता आहिस्ता किया। 1 घंटा सरफ हो गया लेकिन चेहरा ऐसे बदल गया कि वह खुद को आईने में देखकर ना पहचान सका। चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और मूंछें थीं। दोनों आंखें जरा जरा सी सुकड़ गई थीं। पेशानी पर एक जख्म का निशान बन गया था। मूंछ, दाढ़ी और सर के बाल तकरीबन सुनहरे हो गए थे। उसने ड्राइवर से कह दिया था कि वो बाहर जाकर जरा एहतियातन ये देख ले कोई उसके ताक़ुब में आया है या नहीं। ड्राइवर ने 2 बार जाकर फिर वापस आकर यकीन दिलाया था, कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आ रहा। उसके मौजूदा हुलिये में तस्वीर उतारी गई। उससे शख्स के पास ना जाने कितने जाली पासपोर्ट और वीज़ा के कागजात वगैरह मौजूद थे और जाली मोहरें भी थीं। सिर्फ आधे घंटे में उसका एक पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात तैयार हो गए। काम के दौरान मुआवजा तय हो गया, लिहाजा उसने $15,000 अदा किए। फिर टैक्सी में आकर बैठ गया। ड्राइवर से कहा, किसी अच्छे से होटल में ले चलो जहां मैं रात गुजार सकूं। उसने होटल पहुंचने से पहले अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदा, एक छोटी सी अटैची में रखा, फिर होटल पहुंच गया। ड्राइवर को $2000 देते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। हमारा गुजारा टैक्सी चलाने से नहीं होता, आप जैसे लोगों की राजदारी से होता है। आप इत्मीनान से जाएं। वह अटैची उठाकर होटल में आया। वहां उसने पासपोर्ट दिखाकर एक कमरा हासिल किया। फिर कमरे में आकर अटैची को बिस्तर पर फेंक कर एक सोफे में आराम से धंस गया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे बरसों की कैद से रिहाई पाकर आज़ादी की सांस ले रहा हो। उसने आज़ादी हासिल करने के लिए वक्ती तौर पर फ्रैंक सेलर गुडवानी को भी भुला दिया था। ये नहीं सोचा था कि इस रिहाइशगाह से निकलने के बाद किस तरह राब्ता कायम करेगा। इस अजनबी शहर में गुडवानी इसी रिहाइशगाह के फ़ोन पर राब्ता कायम करने वाला था और उसने अपना फ़ोन नंबर नहीं बताया था। अगर जॉर्ज फ्रीमैन को उसका पता ठिकाना या कोई फ़ोन नंबर मालूम होता तो अभी होटल से फ़ोन करता और अपने कारनामा सुनाता कि किस तरह वो कामयाबी से भेस बदल कर एक होटल में काम कर रहे। जो लोग अपने बलबूते पर कामयाबी हासिल करने के बावजूद दूसरों का सहारा तलाश करते हैं, उनकी कामयाबी नाकामी में बदल जाती है। जॉर्ज फ्रीमैन को अभी तक अकल नहीं आई थी कि तबाही का सबब वही गोडवानी है जिसका वो सहारा लेता जा रहा था। ये तो तकदीर मेहरबान थी कि उसके पास गोडवानी का फ़ोन नंबर नहीं था, वरना इधर वो फ़ोन करता उधर वो ब्लैकमेलर सर पर पहुंच जाता। उसे ख्याल आया कि वह फिक्र और परेशानी में सुबह से भूखा है। उसने रिसीवर उठाकर खाने का ऑर्डर दिया, फिर अटैची को उठाकर पलंग के नीचे रखा और आराम से हाथ पांव फैलाकर लेट गया। ऐसे वक्त उसे बहन सलारा की याद आ रही थी। वो पारस को चाहती है। अगरचे ये बात मज़का खेज है, वो पारस से उम्र में कम से कम 10 बरस तो ज़रूर बड़ी होगी। जॉर्ज फ्रीमैन ये मालूम करना चाहता था पारस भी उसे चाहता है या नहीं, या उसका बाप फरहाद अली तैमूर मोहब्बत के नतीजे में बड़ी उम्र की बहू पसंद करेगा या नहीं। उसने सोचा अगर फरहाद से दोस्ती करना हो तो एक तरकीब है, सलारा की उम्र ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही क्या है। उसे 18 या 19 बरस की बताया जा सकता है। जहाँ तक उसकी तालीमी सलाहियतों का ताल्लुक है तो ये कहा जाएगा कि ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए उसके दिमाग में सलाहियतें मुंतकिल की गई थीं और उसे इम्तिहानात में बिठाकर सबसे ज़्यादा नंबरों से पास करा दिया गया था। उसने सोचा अगर फरहाद अली तैमूर अपने बेटे और सलारा की मोहब्बत तस्लीम कर ले तो मैं उस पर एतमाद कर सकता हूँ और ट्रांसफार्मर मशीन का पता बता सकता हूँ। अपनी बहन और उसके बेटे का रिश्ता हो जाने के बाद हर तरह की फ़िक्र से आज़ाद हो जाऊँगा। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने उठकर उसे खोला। मुलाजिम खाना लेकर आया था। वो खाने के लिए बैठ गया। फिर मुलाजिम से कहा, टीवी ऑन कर दो। वो हुक्म की तामील करके चला गया। टीवी स्क्रीन पर कोई जासूसी ड्रामा चल रहा था। ड्रामे का मंजर बड़ा ही सनसनीखेज था। एक नौजवान औरत अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी और कुछ बदमाश उसका पीछा कर रहे थे।
जॉर्ज फ्रीमैन लुक में चबा रहा था और मंजर देखता जा रहा था। वह अपने मकान में दाखिल हो गई और चीख चीख कर अपने शौहर को पुकार रही थी। मकान के अंदर नीम तारीकी थी और हर तरफ से कहके सुनाई दे रहे थे। फिर किसी की आवाज़ सुनाई दी, डार्लिंग हम जानते थे तुम भागकर यहीं पनाह लेने आओगी, क्योंकि यही तुम्हारी एक पनाहगाह है। उस कमरे में अचानक रोशनी हो जाती है। उसका शौहर हाथ में रिवॉल्वर लिए अपनी बीवी को निशाने पर रखते हुए बोलता है, बेवकूफ़ औरत, तो किन लोगों से भाग रही है? उसका ताकुब करने वाले कमरे में दाखिल होते हैं। औरत घबराकर बोलती है, जान, ये लोग मेरे दुश्मन हैं, मेरी जान लेना चाहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता हमारा राज इन्हें किस तरह मालूम हो गया। उसका शौहर कहके लगाते हुए कहता है, तुम औरतें बड़ी ही बेवकूफ़ होती हो, इतना भी नहीं जानती। अगर कोई राजदार दो आदमियों के दरमियान हो और कोई तीसरा उसे ना जानता हो तो सवाल ये पैदा होता है, वो राज इन बदमाशों तक कैसे पहुंच गया और वो किस तरह तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए। वो औरत परेशान होकर पूछती है, जान, तुम क्या कहना चाहते हो? सीधी सी बात है, ये राज तुम जानती हो या मैं जानता हूँ, लिहाजा मैंने इन बदमाशों को बताया है ताकि ये तुम्हें सुकून से जिंदा ना रहने दें, तुम्हारी रातों की नींदें हराम कर दें, तुम्हारा दिन का चैन खत्म हो जाए, ताकि तुम परेशान होकर बेजार होकर वो कीमती हीरे उनके हवाले कर दो। उनके हवाले कर दोगी तो वो मेरे हवाले करेंगे। मैंने समझ लिया था तुम वो हीरे मुझे कभी नहीं दोगी, लिहाजा मैंने यह तरीका इख्तियार किया था। जॉर्ज फ्रीमैन खाते खाते रुक गया। इसके मुंह का निवाला मुंह में रह गया था। वो एक टुक स्क्रीन की तरफ देखता हुआ सोच रहा था, ये तो मेरी ही कहानी है। मैं 8 बरस से गोडवानी को उस ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा हूं। फिर मैंने अपनी बहन के सिलसिले में भी उसे धोखा दिया है। क्या वो मुझे धोखा नहीं दे सकता? क्या वो मेरे पीछे बदमाश नहीं लगा सकता ताकि मैं परेशान होकर बेजार होकर उस मशीन का पता उसे या उस ब्लैकमेलर को बता दूं? अब वो इस बुनियाद पर जितना सोच रहा था उतनी ही वजाहत से समझ में आता जा रहा था। उस औरत के शौहर ने दुरुस्त कहा था, जो राज सिर्फ 2 के दरमियान हो, तीसरा ना जानता हो, फिर वो राज दूसरे बदमाशों को मालूम हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? जॉर्ज फ्रीमैन ने मेज पर घूंसा मारते हुए कहा, इसका मतलब यही है कि गोडवानी उस ब्लैकमेलर से मिला हुआ है। उसे बताता जाता है कि मैं कौन कौन सी जगह पनाह ले रहा हूं और उस जगह का फ़ोन नंबर भी उसे बता दिया जाता है। ओ गॉड, इतनी सी बात मेरी समझ में पहले क्यों ना आई? वो सुबह से भूखा था। रात को पेट भरने बैठा तो एक नई बात समझ में आने से रही सही भूख उड़ गई। अभी उसे पूरी तरह यकीन नहीं था कि गोडवानी ऐसा कर सकता है, लेकिन ऐसा करने वाला वही हो सकता था, क्योंकि किसी तीसरे को उसके मुतल्लिक कुछ नहीं मालूम था। वह तजब्जुब में था कि गोडवानी पर किस हद तक शुबा करे। वो खाना छोड़कर उठ गया, अपने कमरे को लॉक करके होटल से बाहर आया, एक टैक्सी में बैठकर उसी इलाके में पहुंचा जहां उसने अपना हुलिया तब्दील किया था। वो एक तगड़े बदमाश के पास पहुंचा, फिर बोला, मेरा एक काम करो, मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकोगे। काम क्या है? वो उसे एक तरफ ले जाकर बोला, मैं पहले एक बंगले में था, मैंने वहां से तुम्हारे पास आकर हुलिया तब्दील किया है। वह बंगला अभी तक खुला हुआ है। वहां जाकर तुम्हें 2 काम करने हैं। एक तो घंटों वहां किसी के फ़ोन का इंतजार करना है। मैं इस बंगले से ज़रा दूर मौजूद रहूंगा। तुम रात भर किसी के फ़ोन का इंतजार करोगे, मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। वहां किसका फ़ोन आएगा? जिसका भी फ़ोन आए तुम पहले नाम पूछना। अगर कोई ये कहे कि वो ब्लाइंड एरो है या कोई पुरस्कार आदमी है तो उसे कह देना जिससे तुम बात करना चाहते हो वो यहाँ से जा चुका है। अगर कोई अपना नाम फ्रैंक सेलर गोडवानी बताए तो उससे कहना मिस्टर जॉर्ज जा चुके हैं, उन्होंने कहा है आप अपना फ़ोन नंबर नोट करा दें, वो उस नंबर पर आपसे रब्ता कायम करेंगे। क्या तुम्हारे पास कोई गाड़ी है? एक पुरानी सी मर्सिडीज़ है। कोई बात नहीं, मैं ये टैक्सी छोड़ देता हूँ, हम मर्सिडीज़ में जाएंगे। तुम उस बंगले में फ़ोन का इंतजार करते रहोगे, मैं उस बंगले से ज़रा दूर मर्सिडीज़ में रात गुजारूंगा। तुमने दूसरा काम नहीं बताया। जब मिस्टर गोडवानी का फ़ोन अटेंड करके और उसका फ़ोन नंबर मालूम करके आओगे तो दूसरा काम बताऊंगा। उसने टैक्सी छोड़ दी, फिर उसके साथ गाड़ी में बैठकर उसी बंगले के करीब आया। एक घने दरख्त के साए में मर्सिडीज़ रोक दी और लाइट्स बुझा दी। फिर उस गुंडे से कहा, बंगले का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ है, आराम से चले जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, लेकिन अगर कोई मौजूद हो तो उसका नाम मालूम करना। अगर ये पता चल जाए कि वो गोडवानी का आदमी है, उसे यही पैगाम देना कि मैं यहाँ से जा चुका हूँ, लिहाजा मिस्टर गोडवानी का फ़ोन नंबर बता दिया जाए, मैं फ़ोन पर रब्ता कायम करूँगा, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। वह उस बंगले के पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। अंदर कोई नहीं था, उसे वहाँ बैठकर इंतजार करना पड़ा। दूसरी तरफ जॉर्ज फ्रीमैन भी मर्सिडीज़ की पिछली सीट पर जाकर आराम से लेट गया। उसका ख्याल था इतनी देर की गैर मौजूदगी में गोडवानी ने ज़रूर एक बार फ़ोन किया होगा, फिर अपने आदमी को उसकी तलाश में रवाना किया होगा। तकरीबन 2 घंटे बाद वो गुंडा तेज़ी से चलता हुआ आया। जॉर्ज ने पूछा, क्या फ़ोन आया था? हाँ, मैंने मिस्टर गोडवानी से बात की और ये उनका फ़ोन नंबर है। पहले तो वो नंबर नहीं दे रहे थे, कह रहे थे आधे घंटे के बाद नंबर दूंगा। मैंने कह दिया अगर अभी नंबर नहीं दिया गया तो इस फ़ोन पर भी रब्ता कायम नहीं हो सकेगा। जॉर्ज फ्रीमैन ने उसके शाने को थपकते हुए कहा, तुमने बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया है, अब मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। फिर इस बंगले के अंदर जाओ, वहाँ एक अलमारी है, वहाँ खुली हुई है, अलबत्ता उसकी तिजोरी का नंबर 4020 है। उस नंबर से वह तिजोरी खुल जाएगी। वहाँ जितनी रकम है सब समेट कर ले आओ, आधी तुम्हारी आधी मेरी। फौरन जाओ, हो सकता है गोडवानी के आदमी यहाँ पहुँच जाएं। वह तेज़ी से दौड़ता हुआ गया, फिर 15 मिनट में वापस आ गया। वह बहुत खुश था और लहक लहक कर कह रहा था,
मेरी जान, तुम्हारे जैसे गाहक तो आज तक मेरी जिंदगी में नहीं आया। ये बड़े बड़े नोटों की घड़ियां हैं। मेरा ख्याल है 70-80 हज़ार डॉलर से कम नहीं होंगे। जॉर्ज ने कहा, जितने भी हों। फौरन गाड़ी स्टार्ट करो और यहाँ से चल पड़ो। गाड़ी स्टार्ट होकर आगे बढ़ी तो जॉर्ज ने नोटों की घड़ियां गिनी। वो 10 थीं। उसने 5 उस गुंडे को दी, 5 अपने पास रखी। फिर एक टेलीफोन बूथ के पास रुक कर बोला, जरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। उसने बूथ के अंदर आकर राब्ता कायम किया। फौरन ही राब्ता कायम हो गया। उसने मुखातिब होकर कहा, हेलो मिस्टर गोडवानी, मैं जॉर्ज फ्रीमैन बोल रहा हूँ। उसने जल्दी से पूछा, जॉर्ज तुम कहाँ छुपे फिर रहे हो? ये क्या हमाकत है? उस ब्लैकमेलर की नज़रों में आ जाओगे? मैंने बहुत सोच समझकर कदम उठाया है। अगर मैं तुम्हारे बंगले में रहता तो तुम कभी मेरे पास ना आते और हम रूबरू बैठकर बातें ना कर सकते। अब मैं एक होटल का पता बता रहा हूँ, तुम फौरन वहां पहुंच जाओ। उसने अपने होटल का नाम और कमरा नंबर बताया। फिर पुरानी मर्सिडीज में आकर बैठ गया। गुंडे से बोला, तेजी से ड्राइव करते हुए होटल चलो। अब वो गुंडा राजी खुशी उसके हर हुक्म की तामील कर रहा था और उसकी तारीफें भी करता जा रहा था। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, तुम मेरे होटल के कमरे में रहोगे। दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेना। कोई दस्तक दे तो आवाज़ ना देना। अलबत्ता टेलीफोन की घंटी बजे तो रिसीवर उठाकर सुनना। गोडवानी का फोन हो तो कहना। जॉर्ज की तबीयत अचानक ही खराब हो गई थी। डॉक्टर ने दवा दी है, वो अभी नींद की हालत में है। गुंडे ने पूछा, क्या तुम भी मेरे कमरे में रहोगे? नहीं, मैं चला जाऊंगा। अगर गोडवानी जिद करे कि जॉर्ज को नींद से बेदार किया जाए तो तुम माजरत चाहना और कहना। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। क्या गोडवानी ने तुम्हारे मुतल्लिक कुछ पूछा था? गुंडे ने कहा, हाँ, उसने पूछा था मैं कौन हूँ। तो मैंने कहा था मैं मिस्टर जॉर्ज का खास आदमी हूँ। आज ही हमारी दोस्ती हुई है। तुम रात को किसी वक्त भी मेरे पास आ सकते हो। वो दोनों होटल के कमरे में गए। जॉर्ज फ्रीमैन ने अपनी अटैची उठाई, फिर उससे रुखसत होकर सामने वाले होटल में आया। वहाँ एक कमरा लेकर उस गुंडे साथी की वापसी का इंतजार करने लगा। रात के 11 बज चुके थे। वो 1 बजे तक इंतजार करता रहा। फिर उसकी आंख लग गई। उसे यूं लग रहा था जैसे मुसीबतों के दिन खत्म होने वाले हैं, इसीलिए वो इत्मीनान से सो गया। जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे। उसने हैरानी से सोचा, क्या बात है, वो गुंडा वापस क्यों नहीं आया? क्या उसकी नीयत बदल गई है? वो मेरा काम करने के बजाय नोटों की भारी गड्डियां लेकर कहीं चला गया है। वो जल्दी से उठकर बाथरूम में गया। वापस आकर लिबास तब्दील किया। फिर पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात के साथ होटल से बाहर जाना चाहता था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो अजनबी शख्स नजर आया। उसने कहा, मैं तुम्हारे आलाकार गुंडे का साथी हूँ। उसने यह खत दिया है। वो खत देकर चला गया। जॉर्ज फ्रीमैन ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, जनाब, आपने मुझे रातों रात अमीर बना दिया है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पिछली रात उस ब्लैकमेलर ने फ़ोन किया था। मैं रिसीवर रखकर आपके पास आना चाहता था, लेकिन महसूस हुआ ताकुब किया जा रहा है, इसलिए आपकी तरफ नहीं आया। मैं उन्हें डॉज देने की कोशिश करता हुआ एक कुमार खाने में चला गया। उस कुमार खाने में मेरे दर्जनों साथी हैं। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि 3 आदमी मेरी निगरानी कर रहे हैं। मैं चाहता तो उन्हें अपने आदमियों के जरिए कत्ल करा देता, लेकिन बात बढ़ाना मुनासिब नहीं था। शायद आप किसी उलझन में गिरफ्तार हो जाते। इसलिए मैं ये खत अपने एक साथी के हाथ भेज रहा हूँ। इन हालात में हमें एक दूसरे से मिलना नहीं चाहिए। अगर आप मिलना ज़रूरी समझते हैं तो फिर मेरी उस बस्ती में चले आइए। मैं इंतज़ार करूँगा। आखिर में मशवरा देना चाहता हूँ, आप वो होटल भी छोड़ दें। हो सकता है मैं उस ब्लैकमेलर के हाथ लग जाऊँ और वो मुझे ऐसी अजियतें पहुँचाए कि आपका पता बताने पर मजबूर हो जाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मुझसे कोई गलती और मैं अपने मोहसिन के लिए मुसीबत बन जाऊँ। फ़कत आपका वफादार रॉबर्ट। जॉर्ज फ्रीमैन ने दिल ही दिल में रॉबर्ट की वफादारी और दानिशमंदी की तारीफ की। खत के पुर्जे पुर्जे किए। उसे बाथरूम के गटर में बहा दिया। फिर फ़ोन के पास आकर रिसीवर उठाकर गोडवानी का नंबर तलब किया। उसे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ा। उसका जहन तेजी से सोच रहा था। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। मुझे यकीन हो गया गोडवानी हर तरफ से मुझे दलदल में धंसने पर मजबूर करता रहा है। मेरी बेबसी से फ़ायदा उठाता रहे और मुझे परेशानी में मुब्तला करता रहा है। वो दोहरी चालें चल रहे। वो टेलीफोन की तरफ देख रहा था और बेचैनी से इंतजार कर रहा था। उसने सोचा, मेरे लिए कौन सा रास्ता रह गया है? क्या मैं सुपरमास्टर के पास जाऊं? क्या मास्क मैन से दोस्ती कर लूं? क्या यहूदियों को अपना लूं? या अपनी बहन के जज्बात का ख्याल करते हुए फरहाद से दोस्ती कर लूं? उसने मेरा और मेरी साथी औरतों का तमाम रिकॉर्ड पढ़ा था। इनमें से एक बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि मैं ज़ुबान का धनी हूँ। किसी दुश्मन से कोई वादा कर लेता हूँ तो उसे ज़रूर पूरा करता हूँ। और यही बात जॉर्ज फ्रीमैन के दिल को लग रही थी। अचानक घंटी बजी। उसने चौंक कर रिसीवर उठाया। हेलो मिस्टर गोडवानी। हेलो। गोडवानी की आवाज़ सुनाई दी। जॉर्ज, क्या तुम मुझसे भी छुपते फिर रहे हो? आखिर ये क्या चक्कर है? कल तुमने होटल में मेरा फ़ोन अटेंड नहीं किया। क्या वाकई तुम नींद में थे? नहीं, गोडवानी बेदार था। इससे पहले नींद में रहता था। नींद का मतलब है गाफिल रहना। और तुमने मुझे बड़ी मुद्दत तक गफलत में रखा। अब मैं उल्लू नहीं बनूंगा। तुम्हारा भेद खुल गया है। उस ब्लैकमेलर ने मुझे होटल के नंबर पर भी फ़ोन किया था। गोडवानी ने दौड़ते हुए पूछा, क्या तुम मुझ पर शुबा कर रहे हो कि मैंने उसे नंबर बताया है? फिर क्या तुम्हारा बाप उसे बताता रहे? जॉर्ज, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। मैं तुम्हें चूंटी की तरह मसल दूंगा। अगर तुम वक्ती तौर पर छुप गए हो तो यह ना समझना हमेशा छुपते रहोगे। मेरी पहुंच दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक है। गोडवानी, तुम भूल रहे हो, एक और शख्स है जो दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पलक झपकते ही पहुंच जाता है, और वह फरहाद अली तैमूर है। मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ।
जिस पूरी तरह तुमने दलदल में फंसाया है और जिस तरह चारों तरफ से दुश्मन मुझे घेरे हैं, इन हालात में सिर्फ फरहाद ही मेरी मदद कर सकता है और मेरे काम आ सकता है। लिहाजा मैं फरहाद अली तैमूर को आवाज़ दे रहा हूँ। कहाँ हूँ फरहाद, फरहाद। वह रिसीवर कान से लगा इसी तरह चीख चीख कर आवाज़ें देने लगा। फरहाद अली तैमूर, आज जॉर्ज फ्रीमैन अपने दिमाग के दरवाजे खोल रहा है। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं सिर्फ तुम्हें उस ट्रांसफार्मर मशीन का पता बताऊंगा। वह थोड़ी देर तक पुकारता रहा। गोडवानी चीख चीख कर कहता रहा, पागल के बच्चे, ये टेलीफोन पर फरहाद को क्यों पुकारे हो? क्या वो आ जाएगा? नहीं बेवकूफ़ के बच्चे, उससे पहले मेरे आदमी तुम्हारे पास पहुंचेंगे। जॉर्ज फ्रीमैन ने रिसीवर क्रैडल पर रखा, अपनी अटैची उठाई, फिर इस होटल से निकलते हुए दिल ही दिल में कहता गया, फरहाद अली तैमूर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तुम जिस वक्त भी आओगे मेरे दिमाग का दरवाज़ा खुला रहेगा। जो दूसरी सुबह पारस अव्वल से मिलने उसके कॉटेज में आई। पता चला वो रात भर जागता रहा था, अब सो रहा है। वो वापस चली गई। फिर दोपहर को आई तो पारस ने कॉटेज का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। जोजो ने दरवाजे को पीट पीट कर कहा, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते? नहीं खोलोगे तो मैं शाम तक दरवाज़ा पीटती रहूंगी। पारस अव्वल ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, यह क्या हमाकत है, क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? क्या तुम खेलना नहीं चाहते? क्या मुझसे नाराज़ हो? नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। कल रात तुमने कितनी गंदी हरकत की थी। बकवास मत करो, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया था। तुम प्यार और मोहब्बत को क्या जानो, तुम तो अभी तक बच्ची हो। जाओ किसी बच्चे से दोस्ती करो और उसके साथ खेलो। नहीं जाऊंगी, तुमने कहा था मेरे सिवा किसी से दोस्ती नहीं करोगे, और मैंने भी कसम खाई थी सिर्फ तुमसे दोस्ती करूंगी और किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगी। कल तुमने अपने भाई को बता दिया था कि मैं रात को तुम्हारे पास आया था। हाँ बता दिया था। तुम गंदे हो, तुम डरते हो, मैं तो नहीं डरती हूँ। तुम्हारे भाई ने क्या कहा था? वह मुझे उल्टा डांट रहे थे और समझा रहे थे, ऐसी बात किसी से नहीं कहना चाहिए। पारस तुम्हारा दोस्त है, तुमसे मोहब्बत करता है, और जब भी वो मोहब्बत करे तो ये बात किसी तीसरे को नहीं बताना चाहिए। मैं हैरान हूँ, जिंदगी में पहली बार मेरे भाई आर्मर भी मुझे बात छुपाने और झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे थे। क्या फिर भी तुम्हारी अक्ल में ये बात नहीं आई कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो भी प्यार और मोहब्बत हो उसका जिक्र किसी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए? भाई आर्मर कहते हैं तो बात समझ में आ जाती है। मैंने वादा किया है, आइंदा मैं किसी तीसरे को नहीं बताऊंगी। क्या तुम वादा करती हो? मैं जब भी तुमसे मोहब्बत करूंगा तो तुम मुझे गंदा बच्चा नहीं कहोगी? जरूर कहूंगी। आखिर तुम ऐसी मोहब्बत क्यों करते हो जो मुझे पसंद नहीं है? इसका मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो खुशी से खिलकर बोली, शादी तो जरूर करूंगी। क्या तुम्हें मालूम है शादी के बाद क्या होगा? और क्या होगा? तुम मेरे पास आओगे, मैं घूंघट उठा दूंगी, फिर हम दोनों कैरम खेलेंगे। पारस ने अपना सर पीट कर पूछा, क्या तुम कैरम बोर्ड का पीछा नहीं छोड़ोगी? उसे भी जहेज में लाओगी? वो उसके साथ कॉटेज से बाहर आ गया, फिर बोला, तुम मुझे बचपन से ही बहुत प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारे सिवा किसी और को शरीक हयात बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, मगर जब तुम्हारी बातें सुनता हूं और तुम्हारी अकल का तमाशा देखता हूं तो सोच में पड़ जाता हूं, आखिर तुम्हारे साथ जिंदगी कैसे गुजरेगी। मैं सब समझती हूँ। जब से तुमने उस जंगल वाली और सांप वाली से दोस्ती की है, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। पहले तुम अपनी उल्टी सीधी हरकतों पर गौर करो। वो जंगल वाली और वो सांप वाली मेरी हर बात मान लेती थी। अगर मैं उनसे मोहब्बत करूं तो वो मुझे गंदा बच्चा कभी नहीं कहेंगी, इसलिए कि वो गंदी है, मैं तो नहीं हूं। इसका मतलब यह है कि मैं मोहब्बत करने उनके पास जाऊं। एक खबरदार, उनके पास जाओगे तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। उन दोनों के दिमाग में पहुंचकर जलजले पैदा करूंगी। जब तुम उनके पास जाने से रोकती हो तो फिर अपने पास आने से ना रोको। वो उलझन में पड़ गई, परेशान होकर सोचने लगी। पारस ने कहा, मैं अभी तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा, पहले हमारी शादी होगी। उसने खुश होकर कहा, कब होगी? ये हमारे बुजुर्ग जानते हैं। इदारे में चंद बुजुर्ग एक कमरे में बैठे हुए जोजो और पारस अव्वल की शादी के मुताल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। वहां रसवंती और आर्मर भी मौजूद थे। रसवंती ने मेरे दिमाग में आकर कहा, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए आर्मर के दिमाग में रहो और यहाँ शादी के मुताल्लिक फैसला सुनते रहो। मैं आर्मर के दिमाग में क्यों रहूं? तुम मेरी शरीक हयात हो, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। नहीं फरहाद, आज मेरी बेटी की शादी के सिलसिले में बातें हो रही हैं, मैं कुछ जज्बाती हो रही हूँ। मेरे कुछ अजीब ख्यालात हैं, लिहाजा मैं ये ख्यालात तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगी। मुझे ये नहीं मालूम था कि पिछली रात रसवंती और पारस अव्वल के दरमियान क्या बातें हो चुकी हैं, किस तरह वो उस पर तनवीमी अमल करना चाहती थी और पारस किस तरह जज्बाती हो गया। मुझे अब इन बातों का इल्म नहीं था। जनाब शेख साहब ने कहा, कल हमारे आर्मर साहब ने हमारे पास आकर बताया अब ये दोनों बच्चे नहीं रहे। इससे पहले कि ये कोई गलती कर बैठे, इनकी शादी हो जानी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि आर्मर साहब मुनासिब बात कह रहे हैं। मैंने आर्मर की जुबान से कहा, मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ, जो हमारे घर की लड़की है। हम 5-6 बरस बाद भी शादी कर सकते हैं, आखिर इतनी जल्दी क्या है? अगर उनसे किसी गलती का एहतमाल है तो हम पारस को इदारे से बाहर मसरूफ रखेंगे। मैं भाई आर्मर से कहूँगा 5-6 बरस देखते ही देखते गुजर जाएंगे। पारस की उम्र में पुख्तगी आ जाएगी और उस वक्त शादी मुनासिब रहेगी। रसवंती ने कहा, मैंने यहाँ रहकर देखा है, पारस का दिल जो के बगैर नहीं लगता। ख्वाह उसे इदारे से बाहर क्यों ना भेज दिया जाए, वह फिर वापस आ जाएगा। अगर आप लोग मुनासिब समझे तो पारस को बुलाकर उससे बात करें। कई बुजुर्गों ने रसवंती की हमायत की, तब पारस को बुलाया गया। उसे आर्मर की बात बताई गई, फिर मेरा फैसला सुनाया गया। पारस ने रसवंती की तरफ देखा तो रसवंती ने नजरें चुरा ली, दूसरी तरफ देखने लगी। वह बोला, जब से मारिया ने मेरे जिस्म में जहर पहुंचाया, मैं खुद को दिमागी तौर पर कमज़ोर समझता हूँ। ज़्यादा पेचीदा मामलात को समझते हुए दुश्वारी महसूस करता हूँ।
कभी कभी मुझ में नशे किसी कैफियत तारी हो जाती है, शायद ये जहर का असर है। ऐसे में इदारे से बाहर जाकर किसी मामले में मसरूफ नहीं रह सकता। अगर मुझे जबरन भेजा जाएगा तो मैं नाकाम वापस आऊँगा और अपने रिकॉर्ड में नाकामी का दाग लगाना नहीं चाहता। लिहाजा मैं एक घरेलू जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं आर्मर के जरिए सुन रहा था और सोच रहा था कि मेरा बेटा ऐसी मायूस कुन बातें क्यों कर रहा है। मैं हकीकत मालूम करने के लिए उसके दिमाग में पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। फिर खुश होकर बोला, ओ खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं सांस रोक सकता हूँ। किसी भी पराई सोच की लहर को महसूस कर सकता हूँ। मामा पापा, क्या आप दोनों मेरे दिमाग में आना चाहती हैं? रसवंती ने कहा, मैं तो यहाँ चुपचाप खड़ी हूँ, तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, फिर दिमाग में आने की क्या ज़रूरत है? मैंने आर्मर के जरिए कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रहा था। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा बेटा ऐसी मायूस कुन बातें कर रहा है, हालांकि मैं यहाँ मौजूद रहकर सारी बातें सुन रहा हूँ। फिर भी मुझे साफ साफ बताओ, आखिर क्या बात है? तुम तो मर्द मैदान हो, फिर घरेलू जिंदगी क्यों गुजारना चाहते हो? पापा, आपके 2 बेटे हैं, एक मर्द मैदान रहने दीजिए, मुझे घरेलू जिंदगी गुजारने की इजाज़त दीजिए। मैंने पूछा, क्या तुम अपनी मामा को खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हो? रसवंती ने जल्दी से कहा, तुम मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हो? क्या मैंने इसे कहा है कि अभी शादी करे और घर में बैठ जाए और पारस दोनों इदारे से बाहर जाकर कारनामे अंजाम देता रहे? क्या मैं इसकी सगी और दूसरे की सौतेली माँ हूँ? तुम मेरी बातों का मतलब गलत निकाल रही हो। तुम ये अक्सर कहा करती थी, एक बेटा बाहर रहे तो दूसरे को घर में रहना चाहिए। चूंकि पारस दोम बाहर और पारस अव्वल घरेलू जिंदगी गुजारना चाहता है तो ये तुम्हारे दिल की बात होगी, इसलिए मैंने ये कहा कि पारस अपनी मामा को खुश करने के लिए ऐसी बातें कर रहे। जनाब शेख साहब ने कहा, आपस में बहस करने से बेहतर है किसी नतीजे पर पहुंचो। मैंने कहा, मैं पहले पारस के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ना चाहता हूँ। क्या मेरा बेटा मुझे इजाज़त देगा? पारस ने कहा, पापा, अब मैं जवान हो गया हूँ और जवान बच्चों के ख्यालात नहीं पढ़ने चाहिए। ये शुरू से मेरा उसूल रहा है, मैं कभी किसी के ख्यालात चोरी छुपे नहीं पढ़ता और ना ही जबर करता हूँ, लेकिन आज का मामला कुछ अजीब है। मैं महसूस कर रहा हूँ मेरा बेटा अपने मजाज के खिलाफ बातें कर रहा है और ऐसा क्यों कर रहा है मैं जानना चाहूँगा। अगर आपको ख्याल ख्वानी ना आती तब अपनी औलाद के ख्यालात कैसे पढ़ते, किस तरह एक अच्छे नतीजे पर पहुँचते? पारस ने बहुत उम्दा बात की थी। दुनिया के तमाम वालिदैन ख्याल ख्वानी नहीं जानते, लेकिन वो अपने बच्चों के मजाज को, उनके रुझानात को समझकर कोई फैसला करते हैं। मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कह दी। मैं तुम्हारे ख्यालात पढ़े बगैर ये फैसला कर रहा हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। इसकी कुछ वजूहात हैं। वो सब मेरी बातें तवज्जो से सुन रहे थे। मैंने कहा, पहली वजह तो ये है कि एक ट्रांसफार्मर मशीन जॉर्ज फ्रीमैन के पास कहीं रखी हुई है, उसे हमें हर हाल में तलाश करना है। जॉर्ज फ्रीमैन अपनी बहन सलारा को बहुत चाहता है। इस वक्त तो वो मास्कमैन की कैद में है। वो हमारे पारस को बहुत चाहती है। मेरा ख्याल है वो अपनी मोहब्बत का इजहार अपने भाई से करेगी, और अगर भाई ने एतराज़ नहीं किया तो इस मोहब्बत के रिश्ते से हमारे दरमियान दोस्ती होगी। इस दोस्ती के जरिए हम उस मशीन तक पहुंचेंगे। अगर सलारा और उसके भाई को मालूम हो गया कि पारस की शादी जोजो से हो गई है तो वो मायूस हो जाएंगे। इस तरह हमारी रसाई उस मशीन तक नहीं होगी। लिहाजा हिकमत अमली का तकाजा है कि अभी पारस की शादी ना हो। जनाब शेख साहब ने कहा, फरहाद, तुम्हारी बात दुरुस्त है। जैसा कि तुम जानते हो और सभी जानते हैं, इस इदारे में रिश्ते तय होते हैं, मगर यहाँ शादियाँ नहीं होती और ना ही किसी को घरेलू इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाती है। पारस और जोजो की शादी जब भी तय होगी तो उसके मुताबिक इदारे से बाहर कहीं इनका निकाह पढ़ाया जाएगा और ये इदारे के बाहर अपना घर आबाद करेंगे। फिलहाल मेरे कहने का मतलब यह है कि ये जवान हो चुके हैं, बचपन से एक दूसरे के साथ इतना गहरा लगाव रखते हैं कि इन्हें अलग नहीं रख सकते, और अगर इन्हें मिलते रहने की इजाज़त देंगे तो इस इदारे के तकद्दुस को ठेस पहुंचेगी। क्या तुम इस बात को मानते हो कि पारस और जोजो एक दूसरे से ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह सकते? मैंने कहा, जी हाँ, मैं तस्लीम करता हूँ। फिर हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो उनका निकाह पढ़ा दिया जाए और इन्हें इदारे से बाहर घरेलू ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी जाए, या फिर इन्हें एक दूसरे से मिलने ना दिया जाए। एक बुजुर्ग ने कहा, फरहाद की हिकमत अमली के पेश नज़र पारस और जोजो की शादी नहीं होनी चाहिए और हमारे उसूलों के मुताबिक शादी हो जानी चाहिए। इसका एक ही तरीका है, इनका चुपचाप निकाह पढ़ा दिया जाए। ये बात इस इदारे से बाहर नहीं जाएगी। पारस और जोजो घरेलू और इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए इदारे से बाहर जाएंगे, दुनिया वालों के सामने दोस्त की हैसियत से रहेंगे। खसूसन सलारा और जॉर्ज फ्रीमैन के सामने कभी यह जाहिर नहीं होगा कि इनकी शादी हो चुकी है। आर्मर ने कहा, आप हजरात मेरे दिल के मुताबिक फैसला सुना रहे हैं। मैं एक बात समझना चाहता हूँ। जैसा कि आपने फरमाया इस इदारे में घरेलू और इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं है, तो क्या पारस किसी मुहिम पर रवाना होगा? तो जो भी उसके साथ रहेगी या किसी शहर में किसी घर में तन्हा ज़िंदगी गुजारेगी? जनाब शेख साहब ने कहा, नहीं आर्मर, जो हमारी बेटी है इस इदारे से ताल्लुक़ रखती है। जब वो शौहर के साथ नहीं रहेगी तो यहाँ आकर हमारी पनाह में रहा करेगी। इसकी मिसाल तुम्हारे सामने है। फरहाद इस इदारे में नहीं आता। रसवंती को घरेलू इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए इदारे से बाहर जाना होता है। जब शौहर साथ नहीं रहता तो ये यहाँ आकर हमारे साय में रहती है। इसी तरह जो भी रहा करेगी। उनकी शादी का फैसला हो गया। ये तय पाया कि 1 हफ्ते के अंदर पारस और जोजो की रिहाइश का इंतजाम पेरिस में किया जाएगा। इदारे में निकाह पढ़ा जाएगा, फिर वहाँ से उन्हें रुखसत कर दिया जाएगा। मैं इस दौरान कभी आर्मर के जरिए, कभी रसवंती को और कभी पारस को देखता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग अलग थे जैसे बिल्कुल भी जान पहचाना हो, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे।
जैसे कभी ना देखने की कसम खा ली हो। ये बातें मेरे दिल में खटक रही थीं, लेकिन मजबूरी थी। मैं पारस के दिमाग में जा सकता था, न रसवंती के ख्यालात पढ़ सकता था। जब आर्मर अपने कॉटेज की तरफ जाने लगा तो मैंने पूछा, कल रात कोई खास बात हुई थी? हाँ, पारस जोजो से आधी रात को मिलने आया था। आर्मर, तुम्हारी बात दुरुस्त है, दोनों की शादी हो जानी चाहिए। मैं ये मालूम करना चाहता हूँ पारस जोजो के साथ कब तक रहा? मेरे कॉटेज के सामने पहरा देने वाले ने बताया कि पारस 15-20 मिनट से ज्यादा नहीं रहा। लेकिन एक अजीब बात है, कल एक मुसल्ला पहरेदार मेरे कॉटेज के सामने खास तौर पर पहरा दे रहा था और उसकी ड्यूटी रसवंती भाभी ने लगाई थी। मैं समझ रहा था जरूर कोई खास बात है। अब ये नई बात मालूम हुई थी कि रसवंती ने खास तौर पर वहां एक शख्स की ड्यूटी लगाई थी। मैंने पूछा, पारस जोजो के पास जाने के बाद क्या रसवंती से मुलाकात करने गया था? मैं नहीं जानता, लेकिन कोई 1 घंटे बाद इतला मिली कि वो रात के 2 बजे से 4 बजे तक मुख्तलिफ वर्जिशें करता रहा। फिर मस्जिद के सेन में जाकर कलाम पाक की तलावत करने लगा। इस बात ने मुझे परेशान कर दिया। यह समझने में देर नहीं लगी कि वह अपने अंदर का गुबार निकालने के लिए ऐसा करता रहा होगा और अल्लाह ताला से सुकून कल्ब के लिए दुआ मांग रहा होगा। आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी कि वह अपने दिमागी इंतशार को ख़त्म करने के लिए ऐसा कर रहा था? मैं थोड़ी देर तक परेशान होता रहा। फिर सोचा, ज़िंदगी में ऐसे हालात से दो चार होना पड़ता है। इससे भी बदतरीन हालात पेश आती हैं। इंसान को अपनी जहानत, हौसले और हिकमत अमली से ज़हनी इंतशार पर काबू पाना पड़ता है। पारस भी रफ्ता रफ्ता अपने हालात पर काबू पा लेगा। 1 हफ्ते बाद बड़ी सादगी से पारस और जोजो का निकाह पढ़ा दिया गया। उनके लिए पेरिस में एक झील के किनारे कॉटेज का इंतजाम कर दिया गया। वो रात के 8 बजे जोजो के साथ कॉटेज में पहुंचा। उनकी खिदमत के लिए एक मुलाजमा और एक मुलाजिम का भी इंतजाम किया गया। जोजो बहुत खुश थी। बार बार आईने के सामने जाकर अपने खूबसूरत लिबास को देखती थी और पारस से पूछती थी, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल दुल्हन लग रही हो। इतनी हसीन दुल्हन आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। वह तारीफें सुनकर खुश हो रही थी। पारस ने पूछा, क्या तुम खुशी से बेकाबू होकर गर्दन में बाहें नहीं डाल सकती, प्यार नहीं कर सकती? एक दूसरे के बदन से लगना नहीं चाहिए, यह असूल सेहत के खिलाफ है। एक जिस्म के जरासीम दूसरे जिस्म में पहुंच जाती हैं, इस तरह बीमारियां फैलती हैं। जो हम मियाँ बीवी हैं और मियाँ बीवी से बीमारियां नहीं फैलती। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही हैं, रफ्ता रफ्ता समझ लोगी। चलो रात ज़्यादा हो रही है, सो जाओ। अरे वाह, अभी तो हमने रात का खाना नहीं खाया और तुम्हें सोने की पड़ गई है। उन्होंने ड्राइंग रूम में जाकर मुलाजमा को खाना लगाने के लिए कहा। वहाँ बातें करते रहे, खाना खाते रहे, फिर टहलने की गर्ज से कॉटेज के बाहर आए। मौसम गर्मा का आगाज था, इसके बावजूद हल्की हल्की खुनकी हो रही थी। वह थोड़ी देर तक झील के किनारे टहलते रहे, खाना हजम करते रहे। फिर पारस ने जोजो का हाथ पकड़कर कहा, चलो रात ज़्यादा हो गई है। वह कॉटेज में आए, दरवाजे को अंदर से बंद किया। फिर बेडरूम में पहुंचे, उसके दरवाजे को भी अंदर से बंद किया। जोजो जमाई लेते हुए बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर बोली, ये दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? तुम अपने कमरे में जाओ, आज से हम दोनों का एक ही कमरा है। वो जल्दी से उठकर बोली, ये कैसे हो सकता है? भाई आर्मर ने देख लिया तो नाराज़ हो जाएंगे। वो उसके पास बिस्तर के सराहने बैठते हुए बोला, आज यहाँ कोई नहीं आएगा और आइंदा भी हमारे दरमियान कोई मुदाखलत नहीं करेगा, क्योंकि आज से हम दोनों मियाँ बीवी हैं। इसलिए हमें एक अलग कॉटेज रहने के लिए दिया गया है और तुम देख रही हो इस कॉटेज में एक ही बेडरूम है। इसका मतलब है कि हम दोनों का कमरा है। जोजो कुछ देर सोचती रही, फिर वो दोनों हंसते हुए लेट गए। थोड़ी देर बाद ही जोजो के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर बरामदे वाला दरवाज़ा खुला। जोजो तेजी से बाहर आई। मुलाजमा और मुलाजिम जो बाहर छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे जल्दी से पीछे हट गए। वो दाएं बाएं नहीं देख रही थी, तेजी से दौड़ती हुई कोठी के हाथे से बाहर जा रही थी। पारस उसके पीछे दौड़ता हुआ दरवाजे पर आया। फिर मुलाजमा और मुलाजिम को देखकर ठिठक गया। उसके हाथ में दुल्हन के लिबास का फटा हुआ हिस्सा था। उसने झीमकर लिबास के उस हिस्से को अपने पीछे छुपा लिया। फिर उसे ख्याल है कि जोजो दूर निकल गई होगी। वो जल्दी से दौड़ता हुआ उसके पीछे गया, उसे आवाज़ें देने लगा, रुक जाओ जोजो, प्लीज़ मेरी बात सुनो। वो दौड़ता जा रहा था, लेकिन वह उसकी आवाज़ से दूर होती जा रही थी। अचानक एक पुलिसमैन ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या बात है मिस, तुम इस तरह कहाँ भागी जा रही हो? वो हाँफते हुए बोली, वो मुझे परेशान करे, वो बहुत गंदा बच्चा है, मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। पुलिसमैन ने कहा, अच्छा तुम यहाँ ठहरो, मैं इससे निमट लेता हूँ। पुलिस वाला दौड़ता हुआ पारस की तरफ आया। पारस भी इसी तरफ आ रहा था। फिर पुलिसमैन ने दोनों हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, ठहरो, ये क्या हरकत है? तुम इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हो? वो कोई गैर लड़की नहीं है, मेरी दुल्हन है, मेरी शरीक हयात है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? पारस जरा गड़बड़ा गया, क्योंकि निकाह चुपचाप हुआ था और पारस और जोजो के असल नाम से हुआ था। वहां वो जोजो के साथ दोस्त की हैसियत से आया था। यहाँ जोजो का नाम जेनिफर था और उसका नाम अली मुराद। अब अगर वो कहता कि मैं पारस हूँ और अपनी बीवी के साथ यहाँ हूँ तो ये बात दुश्मनों तक पहुँच सकती थी। इतनी देर में जोजो मेन रोड तक पहुँच गई थी। वहां से गुजरने वाली एक कार को इशारा किया तो वो रुक गई। पारस ने एकदम से उछल कर कहा, अरे देखो, वो किसी की गाड़ी में बैठ कर जा रही है, गजब हो जाएगा, पहले उसे रोको। वो आगे बढ़ना चाहता था, पुलिसमैन ने उसका रास्ता रोका। उसने हाथ पकड़कर जूडो का एक दाव इस्तेमाल किया। पुलिस वाला दूसरी तरफ उलट कर गिरा। वो भागकर मेन रोड की तरफ जाने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसी वक्त जोजो कार की पिछली सीट पर बैठकर उससे दूर, बहुत दूर होती जा रही थी। अब यह घर के अंदर का नहीं, बाहर का मसला हो गया था और यह मामला बेहद तशवीशनाक था। वह दुल्हन टेलीपैथी जानती थी और ट्रांसफार्मर मशीन के दीवानों में से किसी के हाथ भी लग सकती थी। पारस ने हाथ उठाकर गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगी।
दुल्हन के एक इशारे पर गाड़ी रुक गई, मगर दुल्हा को कोई पूछ नहीं रहा था। आखिर एक गाड़ी वाले को उस पर रहम आ गया। उसने गाड़ी रोकी। पारस ने खिड़की पर झुककर उसे देखा। वो गाड़ी वाली नहीं, वाली थी। शराब के नशे में मदहोश थी। उसने कहा, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर तक लिफ्ट चाहिए। वो नशे में झूमती हुई हाथ के इशारे से पूछ रही थी, तुम क्या कह रहे हो? पारस को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। कार के शीशे चढ़े हुए थे, दरवाज़ा बंद था। भला उसकी आवाज़ अंदर कैसे जाती? उसने दरवाजे को खोलकर उसके पास बैठते हुए कहा, जब बैठ ही गया हूं तो लिफ्ट मांगने का तकल्लुफ कैसा? बस गाड़ी आगे बढ़ा दो। उसने गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई, खुद आगे बढ़ गई। उसकी गर्दन में बाहें डालकर बोली, जॉनी तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें याद करती रही। शराब पी पीकर गम गलत करती रही। आज इतने अरसे बाद आए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे एक छोड़कर चली गई, दूसरी पकड़ रही है। खुदा के लिए गाड़ी चलाओ। वो हंसते हुए बोली, गाड़ी को फेल समझो, अब हमारी तुम्हारी गाड़ी चलेगी। पारस ने दूर विंड स्क्रीन के पार देखा। अब पता नहीं जोजो कहाँ निकल गई होगी, किन लोगों के हाथों में पड़ गई होगी। वो फौरन ही खुद को छुड़ाकर गाड़ी से बाहर आया। दूसरी तरफ से स्टीयरिंग सीट का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, आओ हम तो मोहब्बत करेंगे। ये जगह बहुत मुनासिब है, मेरे साथ हो। वो उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ सड़क के किनारे लाया। फिर एक जगह उसे खड़ा करते हुए कहा, सीधी खड़ी रहना, मैं गाड़ी को किनारे खड़ा कर रहा हूँ, फिर हम मोहब्बत करेंगे। वो मान गई। पारस ने उसका हाथ छोड़ा तो वो लड़खड़ाती हुई जरा पीछे गई, फिर जमीन पर गिरकर दूसरी तरफ लुढ़कती हुई चली गई। वह दौड़ता हुआ स्टीयरिंग सीट पर आया, दरवाजे को बंद किया, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। वह ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार बढ़ाता जा रहा था ताकि आगे वाली गाड़ी तक जा पहुंचे। लेकिन इस दौरान 15-20 मिनट गुजर चुके थे। इतनी देर में वो गाड़ी ना जाने कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी होगी। एक जवान लड़की आधी रात को सड़क के किनारे खड़े होकर लिफ्ट मांगे तो उसे देखकर शरीफ आदमी अपनी गाड़ियां नहीं रोकते। अलबत्ता हसीन सूरतें देखकर औबाश किस्म के नौजवान जरूर लिफ्ट देते हैं। जिस गाड़ी में जोजो को लिफ्ट मिली उसमें 4 हट्टे कट्टे जवान बैठे हुए थे। वो चारों एक बार से पीकर निकले थे। अभी और मुख्तलिफ बारों में जाकर पीने का इरादा था। शराब से ज्यादा नशीली चीज सड़क के किनारे नजर आई तो उन्होंने गाड़ी रोक दी। जोजो ने जल्दी आगे बढ़कर कहा, मुझे लिफ्ट चाहिए, मुझे जल्दी यहाँ से ले चलो, वो मेरा पीछा कर रहे हैं। पिछली सीट से एक नौजवान उतरकर बाहर आया, फिर बोला, आओ जल्दी से बैठ जाओ। वो पिछली सीट पर आई, वहां पहले से एक जवान बैठा था। फिर बाहर खड़ा हुआ जवान भी अंदर आया तो वो दोनों के दरमियान फंस गई। गाड़ी आगे बढ़ते ही एक ने पूछा, डार्लिंग तुम कौन हो और कौन तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? वास्ते हुए बोली, मेरा नाम डार्लिंग नहीं जोजो है। फिर वह चौंक सी गई। जब वो इदारे से पारस के साथ आ रही थी तो तमाम बुजुर्गों ने उसे अच्छी तरह समझाया था, कभी अपना असली नाम ना लेना और ना कभी टेलीपैथी का जिक्र करना। जब उसे बुजुर्गों की नसीहत याद आई तो वह हंसते हुए बोली, मेरा नाम जोजो नहीं जानिफर है। तुम कहीं सचमुच मुझे जोजो ना समझ लेना, वो तुम्हें मजाक कर रही थी। एक जवान ने उसका हाथ थाम कर कहा, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हारा नाम जोजो हो या जानिफर, नाम से क्या लेना है, हम तो सिर्फ दोस्ती करना चाहते हैं। ख्वाह ये दोस्ती सिर्फ एक रात के लिए क्यों ना हो? उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ दो। हाथ पकड़ने वाले ने पूछा, आखिर इसमें हर्ज क्या है? मेरा हाथ सिर्फ पारस पकड़ सकता है। ये कहते उसने एक हाथ से अपना मुंह दबा लिया। उसे फिर बुजुर्गों की नसीहत याद आई कि पारस का नाम भी ना लिया जाए। वो जल्दी से बोली, मेरा मतलब है अली मुराद मेरा हाथ पकड़ सकता है, तुम हमको अपना अली मुराद समझ लो। दूसरे ने पूछा, जानिफर क्या तुम हमारे साथ घर चलोगी? जरूर चलूंगी, आज तमाम रात छुप कर रहना चाहती हूँ। वह मुझे ढूंढता रहेगा और परेशान होता रहेगा। मैं उसे सजा देना चाहती हूँ, वो बहुत गंदा बच्चा हो गया है। उन्होंने अपनी गाड़ी एक ऐसी जेरे तामीर इमारत के सामने रोकी जहां वीरानी और सन्नाटा था। इस इमारत की पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल मुकम्मल हो चुकी थी। बाकी दूसरी मंजिलों की तामील हो रही थी। वहां कोई आबाद नहीं हुआ था। वहां के एक चौकीदार ने उन्हें देखते ही सलाम किया। उनमें से एक नौजवान उस इमारत के मालिक का बेटा था। उसने चौकीदार के हाथ में $10 रखते हुए कहा, हमारी तरफ किसी को ना आने देना। फिर वो जोजो के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए तीसरी मंजिल पर पहुंचे। वहां बड़े बड़े कमरे बने हुए थे। अभी उनमें दरवाजे और खिड़कियां नहीं लगाई गई थी। उन्होंने जोजो से कहा, तुम इस कमरे में ठहरो, हम तुम्हारे बैठने और सोने का इंतजाम करते हैं। वो उसे छोड़कर दूसरे कमरे में आए। एक ने कहा, यह लड़की बहुत नादान है मगर भरपूर जवान है। दूसरे ने कहा, लेकिन यह तो हाथ पकड़ने नहीं देती। तीसरे ने चाकू निकाल कर कहा, इसे धमकी दी जाए तो मुंह से आवाज नहीं निकालेगी। दूसरे जवान ने उसके हाथ से चाकू लेकर कहा, मैं इस इमारत के मालिक का बेटा हूं, यह मेरी जगह है, इसलिए पहले मैं जाऊंगा। वो हाथ में चाकू लिए फातिहाना शान से चलता हुआ जोजो के कमरे में आया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, देख रही हो इसे क्या कहती हैं? जोजो ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो बच्चे भी बता सकते हैं, इसे चाकू कहती हैं। अगर ये तुम्हारे सीने में उतरेगा तो तुम लहू में डूब जाओगी, फड़फड़ा कर मर जाओगी। वो परेशान होकर जरा पीछे हटते हुए बोली, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? क्या तुम बुरे आदमी हो? मैं बहुत बुरा हूं, लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा बन जाऊंगा। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तो फिर आओ मेरे सीने से लग जाओ। वह हैरानी से बोली, क्या तुम पारस की तरह गंदे बच्चे हो? अरे क्या गंदा बच्चा की रट लगा रखी है, भरपूर जवान है और बच्चों जैसी बातें करती है। मैं गंदे बच्चों पर थूकती हूँ, सिर्फ पारस पर ही नहीं थूकती, क्योंकि वह जैसा भी है अच्छा लगता है। अब अगर तूने चाकू की धमकी दी तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगी। वो हंसते हुए बोला, क्या तू ब्लैक बेल्टर है, हमसे मुकाबला करेगी? अरे मुकाबला करने की क्या जरूरत है, मैं तेरे दिमाग को। वो कहते कहते रुक गई। उसे फिर याद आया, बुजुर्गों ने मना किया था कि टेलीपैथी का जिक्र ना करे। वो चाकू लिए सामने खड़ा था, उसे जान से मार सकता था। अपने बचाव के लिए टेलीपैथी का हथियार इस्तेमाल करना जरूरी था। फिर उसे ख्याल आया,
शेख साहब ने कहा था कभी ऐसा मौका है तो इस तरह ख्याल खुआनी के जरिए अपना बचाव करो कि दूसरों को शुभ ना हो। ये बातें याद आई तो उसने सामने वाले की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया। उसकी आंखों में घूर कर देखा, फिर दिमाग में पहुंचकर कब्जा जमा लिया। रसवंती ने समझाया था, अगर दुश्मन के हाथ में रिवॉल्वर हो तो उसी के हाथ से उसके हाथ या पांव को जख्मी कर देना चाहिए ताकि वो आगे बढ़कर हमला करने में नाकाम रहे। जोजो ने उसके एक हाथ से दूसरे बाजू में चाकू की नोक गहराई तक पेवस्त कर दी, फिर इसी तरह चाकू से हाथ को चीरती हुई कलाई तक ले आई। फिर उसने जख्मी हाथ में चाकू पकड़वाया और दूसरे बाजू में इसी तरह उसकी नोक पेवस्त करके उसे भी चीरती हुई कलाई तक ले आई। इसके बाद दिमाग को भी आज़ाद छोड़ दिया। वो तड़प कर चीखने लगा था। चाकू हाथ से गिर पड़ा। दोनों हाथों से खून यूं उबल रहा था जैसे सैलाब बंद तोड़कर उबल रहा हो। जो ताली बजा बजा कर कह रही थी, अच्छा हुआ, बुरे बच्चे को ऐसी सजा मिलती है। उसकी चीख सुनकर तीनों साथी दौड़ते हुए कमरे में आए, फिर हैरानी से दीदे फाड़ फाड़ कर देखने लगे। खूनालूद चाकू फर्श पर गिरा हुआ था और उसके दोनों हाथ जख्मी थे। खून तमाम लिबास को तरबतर कर रहा था। एक ने आगे बढ़कर पूछा, क्या हुआ, ये तुम जख्मी कैसे हो गए? दूसरे ने कहा, हमें यकीन नहीं आता कि इस नादान लड़की ने तुम्हें इस कदर जख्मी कर दिया है। तीसरे ने लपक कर चाकू को फर्श से उठाया, फिर वार्निंग देते हुए कहा, खबरदार, तुम्हारी चालाकी हम पर नहीं चलेगी। तुमने इसे अकेला पाकर जख्मी कर दिया, हम तीनों को नहीं कर सकोगी। दो जवानों ने आगे बढ़कर उसके दोनों बाजुओं को पकड़ लिया। वह चाकू वाले से डर रही थी, लिहाजा उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। फिर उसके साथ भी वही सलूक किया। जब वो अपने एक हाथ से दूसरे बाजू में चाकू पेवस्त करके उसे कलाई तक चीरने लगा तो दोनों साथियों ने शदीद हैरानी और परेशानी से पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो? जो गुमसुम खड़ी उसकी आंखों में तक रही थी। अब वो जख्मी हाथ में चाकू लेकर दूसरे हाथ को इसी तरह जख्मी कर रहा था। एक साथी ने जोजो के बाजू को छोड़ दिया, फिर लपक कर उसे चाकू छीन लिया। चाकू उसके हाथ में आया तो अब जोजो को उससे डर लग रहा था, लिहाजा उसने दूसरे को छोड़कर तीसरे के दिमाग पर कब्जा जमाया। दूसरा दिमागी तौर पर आज़ाद होते ही चीखें मारने लगा। अपने दोनों जख्मी बाजुओं को बेयकीनी से देखता हुआ, नहीं के अंदाज में सर हिलाता हुआ पीछे हटकर दहशतज़दा नजरों से जोजो को तकने लगा। उधर तीसरा साथी अपने एक हाथ को जख्मी कर रहा था। चौथा साथी फौरन ही जोजो के बाजू को छोड़कर भागता हुआ दरवाजे तक गया। फिर वहां से पलटकर खौफ से थर थर कांपते हुए जोजो को तकने लगा। वो ड्रैकुला और ईवल जैसी डरावनी फिल्में देखा करता था। उसके जहन में यही बात आई कि वो अय्याशी के लिए किसी बदरू को पकड़ लाए हैं। वो वहां से चीखता चिल्लाता भागने लगा। नीचे से चौकीदार अपने 2-3 साथियों के साथ बंदूक संभाले आ रहा था। उसने जवान को रोककर पूछा, क्या बात है? वो कोई बदरू है, विच डॉक्टर है, काला जादू जानती है, उसने तीनों को जख्मी कर दिया, मैं जान बचाकर भाग रहा हूं। वह दौड़ते हुए उस कमरे में आए जहां वो तीनों जख्मी हालत में फर्श पर पड़े हुए थे और जो उसके दरमियान से गुजरती हुई दरवाजे की तरफ आ रही थी। फिर आने वाले मुसल्ला चौकीदारों को देखकर रुक गई। एक ने डपट कर कहा, खबरदार, अपनी जगह से हरकत न करना, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मारने की धमकी मिलते ही उसने दिमाग पर कब्जा जमा लिया। उसकी राइफल की नाल नीचे की तरफ झुक गई, फिर ठाई से गोली चली और वह उसकी रान को चीरती हुई दूसरी तरफ निकल गई। उसके साथ आने वाले दोनों चौकीदारों ने चौंक कर पूछा, अरे ये तुमने क्या किया? खुद को जख्मी कर लिया? क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? ये कहते उन चौकीदारों को याद आया कि उस भागने वाले जवान ने कहा था, लड़की विच डॉक्टर है, काला जादू जानती है। ये बात याद आती वो दोनों अपने साथी चौकीदार को छोड़कर वहां से भागते चले गए। जो इत्मीनान से सीढ़ियां उतरती हुई नीचे आई, फिर कार की स्टीयरिंग सीट पर बैठ गई। उसे ड्राइविंग सिखाई गई थी, लेकिन दिमाग में ये बात नहीं आती थी। वो अक्सर भूल जाती थी कि किस तरह एक्सेलरेटर पर हल्का सा दबाव रखना चाहिए। उसने चाबी घुमाकर किसी तरह गाड़ी स्टार्ट की, फिर उल्टे सीधे गियर बदलने लगी। एक्सेलरेटर पर दबाव डाला तो गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ी। उसने घबराकर हाथ पांव हटा लिए, गाड़ी रुक गई। उसने परेशान होकर सोचा, आखिर मुझे याद क्यों नहीं रहता? जब कोई सिखाने वाला होता है तो आसानी से सीख लेती हूँ, जब अकेली होती हूँ तो गड़बड़ हो जाती है। वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। परेशानी से सोचने लगी, पैदल कहाँ जाए, कितनी दूर जाए, पता नहीं वो कौन सा इलाका है। कई बार पेरिस आ चुकी थी, लेकिन इतने बड़े शहर का एक रास्ता भी उसे याद नहीं। वो चौथा नौजवान जो उसे खौफजदा होकर भागा था, दूसरी मंजिल में जाकर छुप गया। जब उसने अंदाजा किया कि वो जा चुकी है और खतरा टल गया है तो वो दूसरी मंजिल से सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे आया। फिर जैसे ही उतरता हुआ नीचे आया और जैसे ही गाड़ी के करीब पहुंचा तो जोजो को देखकर ठिठक गया। वो बोला, खबरदार, यहां से ना भागना, इधर आओ और गाड़ी चलाओ। वो थर थर कांपता हुआ गाड़ी के करीब आया, फिर बोला, मुझे जान से ना मारना, मेरा कोई कसूर नहीं है। जोजो ने कहा, तो फिर आओ हाथ मिलाओ, हम दोस्त हो गए। वो डरते डरते करीब आया, फिर उसने मुसाफिया किया। जोजो ने कहा, तुम गाड़ी चलाओ, मैं पीछे बैठूंगी। वो पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। उस जवान ने स्टीयरिंग सीट संभाली, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जोजो ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ रकम है? मैं रात किसी होटल में गुजारना चाहती हूँ। दूसरी तरफ पारस कार ड्राइव करता हुआ दूर दूर तक उसे तलाश करता जा रहा था। आखिर थक हार कर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के बंगले के सामने आया। वहां मुसल्ला अफराद का पहरा रहता था। उन्होंने उसे रोका तो उसने कहा, मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा पारस हूँ, अपने साहब को फौरन इतला दो, मैं मिलना चाहता हूँ। एक मुसल्ला पहरेदार गेट के साथ बने हुए कैबिन में गया, वहां से फ़ोन के जरिए राब्ता कायम किया। थोड़ी देर बाद उसने गेट खोलते हुए कहा, तशरीफ़ ले जाइए, साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। वो कार ड्राइव करते हुए बंगले की पोर्च में आया।
डायरेक्टर जनरल खुद ही बाहर निकलकर उसके इस्तकबाल के लिए आ गया था। गर्मजोशी से मुसाफिया करते हुए बोला, बेटे इतनी रात को यहाँ कैसे आ गए? खैरियत तो है? खैरियत होती तो आपके पास क्यों आता? आपको राजदारी से बता दिया गया है कि मेरी और जोजो की शादी हो गई है और हम उस कॉटेज में क्याम कर रहे हैं, लेकिन जोजो मुझसे झगड़ा करके भाग गई है। पता नहीं किसी से लिफ्ट ली है, किन लोगों के साथ गई है। मैं उस गाड़ी को तलाश करता रहा मगर कुछ पता न चला। आप फौरन पापा से रब्ता कायम करें और मुझसे बात कराएं। वो दोनों बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आए। डायरेक्टर जनरल ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। उन दिनों मेरी मसरूफियात ज़्यादा नहीं थी, मैं वक्त पर सो जाया करता था। फ़ोन की घंटी ने चौंका दिया। मैंने करवट लेकर रिसीवर उठाया, फिर उसे कानों से लगा के पूछा, हेलो कौन? फरहाद साहब, आपके साहबजादे मेरे पास आए हैं, उनसे बात करें। फिर मुझे पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, पापा गजब हो गया, जो मुझसे झगड़ा करके भाग गई है। पता नहीं किन लोगों से लिफ्ट लिया और इस वक्त कहाँ होगी। आप फ़ौरन उसके दिमाग में पहुंचे। मैंने कहा, मैं अभी उसके पास जा रहा हूँ, तुमसे भी ख्याल ख्वानी के जरिए रब्ता कायम करूंगा। मैंने रिसीवर रखा, ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते हुए जोजो के पास पहुंचा। उसने सांस रोकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए बोली, कोड वर्ड्स। मैंने पूछा, योर पापा ऑन 0 चैनल। वो खुश होकर बोली, पापा आप थोड़ी देर पहले आते तो बड़ा मजा आता। मैंने 3 गंदे बच्चों को चाकू से जख्मी कर दिया और एक के पाँव में गोली मार दी। इस एडवेंचर में बड़ा मजा आ रहा है। बेटी तुम्हें अपने दुल्हा के साथ रहना चाहिए, ये तुम कहाँ भागती फिर रही हो? आप देख ही रहे हैं, मैं कार के पिछली सीट पर हूँ और ये जो कार ड्राइव कर रहा है ये बहुत अच्छा बच्चा है। मैं इसके साथ एक होटल में रात गुजारूंगी। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पारस के साथ रहना चाहिए। नहीं, वो बहुत ख़राब हो गया है, गंदी गंदी हरकतें कर रहा था। मैं झीम कर फ़ौरन वापस आ गया। दिमागी तौर पर हाजिर होकर सर खुजाते हुए सोचने लगा, बड़ी मुश्किल है। एक मेरा बेटा है, दूसरी मेरी बहू है। मैं दोनों की ज़ुबान से कोई ऐसी बात नहीं सुन सकता जिसे बुजुर्गों को सुनना नहीं चाहिए। आज मेरा बेटा अपनी दुल्हन के साथ एक कॉटेज में गया था। मैं उसके मसले को समझता था, लेकिन मुश्किल ये थी कि जोजो को समझा नहीं सकता था। ख्याल ख्वानी के जरिए से बेटे की तरफ माइल नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बात खिलाफ तहजीब होती। मैं फिर जोजो के पास पहुंचा। मखसूस कोडवर्ड्स अदा करने के बाद बोला, पारस बहुत ख़राब हो गया, मुझे पता नहीं था वो मेरी जोजो को परेशान कर रहे। मैं उसके कान पकड़कर ऐसी सज़ा दूंगा कि तुम खुशी से तालियां बजाने लगोगी। वो खुश होकर बोली, सच पापा, आप उसे सज़ा देंगे? हाँ बेटा, मैं उसे अपने पास बुलाऊंगा और तुम्हारे सामने सज़ा दूंगा। आप उसे अभी बुलाइए। उसे बुलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सज़ा तो तुम्हारे सामने दूंगा, इसीलिए तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है। मुझे बताओ इस वक्त किस इलाके से गुजर रही हो? मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा, फिर वहीं पारस को बुलाऊँगा। क्यों, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मगर मैं ये इलाका नहीं जानती। कोई बात नहीं, तुम ड्राइव करने वाले लड़के को मुखातिब करो, मैं उसके दिमाग में पहुँचकर सब कुछ मालूम कर लूँगा। उसने मेरी हदायत पर अमल किया। उस नौजवान को मुखातिब किया। जब उसने बात की तो मैं उसके दिमाग में पहुँच गया। मैं पेरिस में जहाँ क्याम कर रहा था वो लोग इससे ज़्यादा दूर नहीं थे। मैंने उस जवान के दिमाग पर कब्जा जमाया, फिर गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने कॉटेज के सामने लाकर रोक दिया। मेरे कमरे के आसपास मुसल्ला सिपाहियों का पहरा लगा रहता था। वो सिपाही उस गाड़ी को कभी वहां ना रुकने देते, लेकिन मैं खुद ही कॉटेज से बाहर आ गया था। मैंने पिछली सीट का दरवाज़ा खोलकर कहा, आओ बेटी, कॉटेज के अंदर चलो, सर्दी बढ़ती जा रही है। फिर मैंने उस नौजवान से कहा, तुमने मेरी बेटी को यकीन दिलाया कि तुम अच्छे बच्चे हो, लिहाजा अच्छे बच्चे की तरह अपने घर जाओ। वो कार ड्राइव करता हुआ चला गया। मैं जोजो को लेकर कॉटेज के अंदर आया। रोशनी में उसे देखा, कितनी प्यारी लग रही थी। मैं उसे एक बेडरूम में ले आया, फिर उसे कहा, यहाँ तुम आराम करो, मैं अभी पारस को बुलाता हूँ। मैं ये फटा हुआ लिबास नहीं पहनूंगी, मुझे दूसरा चाहिए, अभी आ जाएगा। मैंने पारस को मुखातिब करते हुए कहा, मैं जोजो को अपने पास ले आया हूँ, तुम अपने कॉटेज में जाओ और इसके 2-4 जोड़े ले आओ। आप कहाँ हैं? डायरेक्टर जनरल साहब के आदमी तुम्हें मेरे पास पहुँचा देंगे। फिर मैंने डायरेक्टर जनरल को मुखातिब करते हुए कहा, इतनी रात को जहमत दे रहा हूँ, इसलिए माजरत खाऊँ, प्लीज़ किसी सिपाही से कह दें कि पारस को मेरे पास पहुँचा दे। मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुलाजिम से कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। मैं एक सोफे पर बैठकर रसवंती के पास आ गया। वो ख्याल ख्वानी के जरिए पारस दोम से बातें कर रही थी। मेरे मुखातिब करने पर वहाँ आ गई। ये कमबख्त लड़कियाँ मेरे बेटे के पीछे पड़ जाती हैं। मैंने पूछा, क्या बात है? वो जो स्वीटी है ना, मेरे बेटे को फांस रही है। तुम इत्मीनान रखो, पारस दोम ऐसा पत्थर है जिसमें कभी झोंक नहीं लगेगी। वो औरत तो क्या, किसी मर्द से भी गैर ज़रूरी बातें नहीं करता। ये कुदरत का अजब तमाशा है। हमारे दोनों बेटों के जहन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। एक के पीछे लड़कियां भागती हैं और वो उन्हें लिफ्ट नहीं देता। दूसरे बेटे के सामने सलार आए या मारी आए या जो आए, वो हर एक के साथ फराख दिली से पेश आता है और जिंदा दिली का सबूत देता रहता है। वो नागवारी से बोली, ऐसी बेहया जिंदा दिली उसे ही मुबारक हो। मैंने पूछा, अगर किसी दिन ये साबित हो गया कि पारस अव्वल तुम्हारा बेटा है, तुम्हें उसको जन्म दिया, तब उसके साथ तुम्हारा रवैया क्या होगा? तुम फिर उलझाने वाली बातें कर रहे हो। मैं समझाने वाली बातें कर रहा हूँ। दोनों के साथ यकसां रवैया रखो, दोनों को एक जैसी मोहब्बत और ममता दो। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं तुम्हारी भलाई के लिए बातें समझाता हूँ। पारस अव्वल की उम्र के साथ साथ तुम्हारी नफरत बढ़ती जा रही है। तुम उसे पारस दोम का दुश्मन समझने लगी हो। अगर तुम्हारे यही ख्यालात रहे और इस दुश्मनी में कभी पारस अव्वल को नुकसान पहुंचा, तो फिर यह भेद खुला कि तुमने उसे जन्म दिया है, तो तुम्हारे दिमाग को जो शौक पहुंचेगा उसका अंदाजा तुम खुद कर सकती हो। तुम मुझे शुरू से गलत समझते आ रहे हो। ना मैं पारस अव्वल से नफरत करती हूँ, ना उसे पारस दोम का दुश्मन समझती हूँ। कभी मौका मिला तो पारस अव्वल के लिए भरपूर ममता का सबूत दूंगी। अभी मौका आ रहा है। हमारा बेटा हमारी बहू के साथ सुहागरात गुजार नहीं सका। ऐसा क्यों हुआ मुझे इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं, लेकिन हम जोजो के बचकानापन को समझते हैं।
अगर वो इसी तरह बच्ची रही तो हमारा बेटा दिमागी इंतशार में मुब्तला हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो यह हमारे बेटे के हक में बुरा होगा। हमारे लिए बात तशवीशनाक है, किसी तरह जोजो को समझाना चाहिए। मैं यही कहने तुम्हारे पास आया हूँ। मैं और आर्मर ख्याल ख्वानी के जरिए से पारस की तरफ माइल नहीं कर सकते। ये बात कुछ मायूब सी होगी, तुम औरत हो, ऐसा कर सकती हो। बेशक मैं ऐसा कर सकती हूँ, लेकिन वह मुझे बार बार अपने दिमाग में नहीं आने देगा। मैं उसे अपने कॉटेज में ले आया हूँ। अभी कॉफ़ी में दवा मिलाकर दूंगा तो वह कम अज़ कम 12 घंटे तक हसास नहीं रहेगा। तुम उसकी लाइल्मी में उसके अंदर पहुंचकर बहुत कुछ कर सकती हो। उसका बचकानापन दूर करने के लिए 12 घंटे ना काफ़ी हैं। उसे एक ही दिन में यह समझाना मुश्किल है कि पारस उसका शौहर है और शौहर गंदा बच्चा नहीं होता। उसकी हर बात मान लेना चाहिए। मेरा मशवरा है उस पर तनमीमी अमल किया जाए और उसके दिमाग में यही बातें नक्श कर दी जाएं ताकि वो पारस की किसी बात से इनकार न कर सके। तुम उसे माइल करके देखो। अगर वो इस दवाजी रिश्ते के लिए आमादा नहीं होगी तो उस पर तनमीमी अमल किया जाएगा। तुम उसे कॉफ़ी पिलाओ, मैं थोड़ी देर बाद पहुंच रही हूँ। मैं दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगा, अगर वो पारस की तरफ माइल ना होती तो रसवंती का मशवरा मुनासिब है। उस पर तनमीमी अमल करना चाहिए। थोड़ी देर बाद मुलाजिम कॉफ़ी की ट्रे ले आया। मैंने उसे यूं ही एक काम के लिए दूसरे कमरे में भेजा। फिर प्याली में असाब कमज़ोर करने वाली दवा डाली और उसमें कॉफ़ी उंडेल दी। उसे चम्मच से अच्छी तरह हाल किया। जब मुलाजिम आया तो मैंने प्याली उसे देते हुए कहा, इसे जोजो को दे दो। वो कॉफ़ी लेकर गया। उसी वक्त इंटरकॉम ने मुतवज्जा किया। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, क्या बात है? कॉटेज के पिछले गेट के सिपाही ने कहा, जनाब मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ अजीब सी बात हो गई है। थोड़ी देर पहले जो जोजो साहिबा आई थी वो बाहर जाना चाहती थी। मैंने कहा, साहब से इजाज़त ले लीजिए। उन्होंने कहा, इजाज़त ले चुकी हूँ। फिर इसके बाद मुझे होश नहीं रहा। जब होश आया तो मैं पिछली गली के उस आखिरी मोड़ पर तनहा खड़ा हुआ था। थोड़ी देर तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर याद आया कि शायद मिस जोजो ने मुझे टेलीपैथी के जरिए ट्रैप किया हुआ। यह समझते मैं दौड़ता हुआ अभी यहाँ पहुंचा हूँ और आपको इतला दे रहा हूँ। मुलाजिम ने वापस आकर कहा, जनाब जोजो साहिबा कमरे में नहीं है, शायद बाथरूम में है। मैंने कॉफ़ी की प्याली रख दी। मैंने मुलाजिम को नज़रअंदाज करते हुए सिपाही से पूछा, क्या तुम पिछले गेट पर तनहा थे? क्या तुम्हारे साथ कोई ड्यूटी पर नहीं था? आप जानते हैं हमेशा 4 आदमियों की ड्यूटी होती है। मेरे जो 3 साथी वो बयान दे रहे हैं कि मैंने उन्हें हुक्म दिया था कि वो यहाँ गेट पर ड्यूटी देते रहें। मैं अभी जोजो साहिबा के साथ वापस आता हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया। बात समझ में आ गई। जोजो ने उस सिपाही के दिमाग पर कब्जा जमाकर उसके साथियों को हुक्म दिया होगा कि वो वहाँ ड्यूटी देते रहें। वो सिपाही थोड़ी देर बाद वापस आ जाएगा। क्योंकि वो अपने ही मुसल्ला सिपाही के साथ जा रही थी, इसलिए बाकी तीनों सिपाही मुतमईन हो गए थे। मैंने फौरन ही ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और जोजो के पास पहुंचना चाहा। उसने सांस रोक ली। मैंने फिर कोशिश की तो उसके दिमाग में जगह मिली। मैंने पूछा, योर पापा ऑन 0 चैनल। बेटे सांस ना रोकना, ये तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा, मैं मामा रसवंती के पास पारस की शिकायत करने गई थी तो उनके दिमाग में फ़ौरन जगह मिल गई। क्योंकि आप वहाँ पहले से पहुंचे हुए थे, मामा ने मुझे महसूस नहीं किया। मैंने आप लोगों की बातें सुन ली हैं। आप मुझे कॉफ़ी में दवा मिलाकर कमज़ोर करना चाहती हैं और मामा मुझ पर तनवीमी अमल करना चाहती हैं। मैं आप लोगों को दिमाग में नहीं आने दूंगी, बस आप जाइए। ये कहते उसने सांस रोक ली। मैंने 2-4 बार कोशिशें की, उसने पास नहीं आने दिया। मैंने फ़ौरन ही वहाँ के आला अफसरान से रब्ता कायम करना शुरू कर दिया। उन्हें बताने लगा कि जोजो के साथ कैसे हालात पेश आ रही हैं और वो किस तरह इस शहर में भटक रही है। आखिरी बार मैंने उसे कार की पिछली सीट पर देखा था। तमाम अफसरान ने वादा किया कि इस शहर की हर सड़क पर से गुजरने वाली हर गाड़ी को रोककर चेक किया जाएगा। मैंने सोचा पारस को भी इस बात की इतला दे दी जाए। मैं उसके दिमाग में पहुंचा। बड़ी आसानी से जगह मिल गई। दिमाग का दरवाज़ा खुला हुआ था और जोजो वहाँ पहुंची हुई थी। वो कह रही थी, पारस तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, क्या मेरे दिमाग को कमज़ोर बना सकते हो? पारस ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, ऐसा तो दुश्मन करते हैं। तो फिर तुम्हारे पापा मेरे दुश्मन हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? ठीक कह रही हूँ। तुम्हारे पापा दिमाग कमज़ोर करने वाली दवा कॉफ़ी में मिलाकर मुझे पिलाना चाहते थे। मैं वहाँ से भाग गई। जो तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुझे भी दुश्मन समझकर मेरे कॉटेज से भाग गई। अब मेरे बाप को दुश्मन समझकर वहाँ भी रहना नहीं चाहती। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे वाह, मुझसे पूछ रहे हो? अपनी हरकतों को नहीं देखते? तुम्हारे पापा ने कहा था तुम्हें बुलाकर मेरे सामने सजा देंगे, लेकिन वहाँ जाने पर मालूम हुआ वो मेरे दिमाग को कमज़ोर करना चाहते हैं। और मामा मुझ पर तनवीमी अमल करके ये समझाना चाहती हैं कि शौहर गंदा बच्चा नहीं होता, उसकी हर बात मान लेना चाहिए। भला बताओ तो ये कोई मानने वाली बात होती है? क्या ज़बरदस्ती मनवाने का यही तरीका होता है कि मेरा दिमाग ख़राब किया जाए? पारस, मुझे कितनी खुशी थी, मेरी शादी होगी, मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। अब दुल्हन बनकर मुझे क्या मिल रहा है? मैं अपने भाई आर्मर के पास जाना चाहती हूँ। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इदारे में वापस चली जाओ। हरगिज़ नहीं, वहाँ मामा होंगी, वो मुझ पर तनवीमी अमल करेंगी। मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं बेवकूफ़ बन जाऊँगी। तुम्हारी हर बात को अच्छा समझूंगी, फिर तुम मुझे गंदे बच्चे नजर नहीं आओगे। ये तो ज़बरदस्ती हुई। नहीं नहीं पारस, मुझे बताओ, मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊँ। मुझे तुम्हारी मामा और तुम्हारे पापा से डर लग रहा है। जो क्या मुझसे भी डर लगता है? तुम खुद इंसाफ से कहो, क्या मुझे डरना नहीं चाहिए? मैं वादा करता हूँ अब कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। मेरी तरफ से कोई ऐसी हरकत नहीं होगी जिससे तुम्हें शिकायत हो। तुम फ़ौरन मेरे पास आ जाओ। नहीं आऊँगी। तुम्हारे पास आऊँगी तो मामा और पापा पकड़ लेंगे। मुझसे मोहब्बत है तो मेरे पास आ जाओ। चलो अपना पता बताओ, मैं आ रहा हूँ। ज़रा ठहरो, अंकल से पूछकर बताती हूँ। ये किस अंकल की बात कर रही हो?
बिल्कुल नए नए अंकल हैं, बहुत अच्छे हैं, हमारे पापा से भी अच्छे हैं, मुझे प्यार करते हैं, मुझे खाने के लिए कोको चॉकलेट दी है, मैं अभी खा रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, क्या तुम खाओगे? प्लीज़ जोजो मुझे बताओ, मैं तुमसे कहाँ आकर मिल सकता हूँ? मैंने चंद लम्हे पहले महसूस किया था कि जोजो की आवाज़ और लबो लहजा कुछ ऐसा हो रहा था जैसे उसे नींद आ रही हो। फिर रफ्ता रफ्ता उसकी सोच की लहरें कमज़ोर पड़ने लगी थीं। इसके बाद बिल्कुल ही कमज़ोर हो गई, यानी अब पारस के दिमाग में सिर्फ मैं था। वो जोजो को आवाज़ दे रहा था, तुम खामोश क्यों हो गई, बोलती क्यों नहीं? जोजो जल्दी अपने अंकल से पूछकर बताओ, मुझे तुमसे कहाँ कर मिलना चाहिए? मैं पारस के दिमाग से निकल आया। जोजो के दिमाग में पहुंचा तो जगह मिल गई, लेकिन वो गहरी नींद में थी, बल्कि नींद बेहोशी की हालत में थी। इतनी गाफिल थी कि उसके कमज़ोर दिमाग से मौजूदा पता ठिकाना मालूम नहीं किया जा सकता था। मैंने पारस के पास आकर कहा, वो ट्रैप की गई है, कोई उसे अगवा कर रहा है। तकरीबन 20-25 मिनट पहले मैंने उससे रब्ता कायम किया तो वो एक कार की पिछली सीट पर थी। मेरा ख्याल है उसे चॉकलेट के जरिए बेहोश किया गया है। ओह पापा, किसी तरह उसका सुराग लगाइए। अगर ट्रांसफार्मर मशीन के किसी दीवाने के हाथ लगेगी तो हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। मैं इंतजामात कर चुका हूँ। यहाँ की पुलिस और इंटेलिजेंस वाले पूरे शहर में फैल गए हैं और हर गाड़ी को चेक कर रहे हैं। पापा, आपने और मामा ने ये क्यों सोचा कि जोजो के दिमाग को कमज़ोर बनाया जाए और उस पर तनवीमी अमल किया जाए? जाहिर है हमने तुम दोनों की भलाई के लिए सोचा। जोजो जिस उम्र को पहुंच गई उस उम्र की लड़कियां जिम्मेदाराना ख्यालात और सूझबूझ की हामिल होती हैं। हम जोजो को उसी मुकाम पर पहुंचाना चाहते थे। आप माइंड ना करें, आप तमाम ख्याल ख्वानी करने वालों के पास बरसों से ले देकर 2-4 तरीके रह गए हैं आप किसी दुश्मन तक पहुंचने के लिए। एहसाब कमज़ोर करने वाली दवा उसे पिलाते हैं या इंजेक्ट करते हैं, या उसे पूरी तरह अपनी गिरफ्त में रखने के लिए उस पर तनवीमी अमल करते हैं। मैं जानता हूँ आप जवाबन कहेंगे अपने दुश्मन पर काबू पाने के यही चंद तरीके हैं। मैं फिर सवाल करूंगा, जिनके वालिदैन टेलीपैथी नहीं जानते वो अपने मसाइल किस तरह हल करते हैं? क्या हम सारी जिंदगी आपकी टेलीपैथी का सहारा लेते रहेंगे? क्या मैं अपनी शरीके हयात को अपने सांचे में नहीं ढाल सकता? क्या इसके लिए भी आप लोगों की टेलीपैथी लाजमी है? तुम इसे ज़रूरी नहीं समझते तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारा अपना मामला होगा तो हम मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारी शादी का मामला तुम्हारा अपना नहीं है। इसीलिए हमने पहले ही राजदारी से काम लिया था और यह समझा दिया था कि पेरिस आकर कॉटेज में रहने के दौरान कभी यह जाहिर ना हो कि वहाँ पारस और जोजो इस दवाजी ज़िंदगी गुजारे हैं। हमने तुम दोनों पर भरोसा किया और अब तक तुम्हारे मामले में मुदाखलत नहीं की, लेकिन जोजो ना जाने किसके हाथ लग गई है। उसे बेहोश करके ले जाने का मतलब यही समझ में आता है कि ट्रांसफार्मर मशीन के चाहने वाले ही ऐसा कर रहे हैं। उन्हें एक ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती की ज़रूरत थी और वह हस्ती उनके हाथ लग गई है। मैं वादा करता हूँ आइंदा हम मियाँ बीवी के मामलात में कभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन तुम्हारी बीवी टेलीपैथी जानती है, लिहाजा उसके मामलात में ज़रूर मुदाखलत करेंगे। मुझे उम्मीद है जब वो होश में आएगी तो मैं उसके दिमाग में पहुंचकर बहुत कुछ मालूम कर सकूंगा। पारस खामोश रहा। वो बाज़ औक़ात टेलीपैथी का फ़ायदा उठाने से इनकार करता था, लेकिन ये अच्छी तरह समझता था कि जोजो का सुराग सिर्फ हम ही लगा सकते हैं। मैं चुपचाप सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचा। अगरचे उसके मुल्क से हमने ट्रांसफार्मर मशीन को नाबूद कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें एक ख्याल ख्वानी करने वाली हस्ती की ज़रूरत थी, बल्कि उसकी ज़रूरत हर उस बड़े मुल्क और ख़तरनाक तंजीम के सरबराह को थी जो ट्रांसफार्मर मशीन में दिलचस्पी रखता था और इसे हासिल कर लेने की हर मुमकिन कोशिशों में आज भी मसरूफ़ था। वह जानते थे एक मशीन तबाह हो गई है तो दूसरी अभी कहीं छुपा कर रखी गई है, कभी ना कभी तो मंजरेआम पर आएगी। ऐसे वक्त जिसके पास टेलीपैथी जानने वाली हस्ती होगी उसी का पलड़ा भारी होगा और कोई भी ट्रांसफार्मर मशीन हासिल करने वाला उसका मोहताज रहेगा।